सुपर वेद एलेक्स सभी का सभी का आज के आज इस के इस जूम जूम सेशन सेशन में में बहुत 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 स्वागत है स्वागत है सभी का। सभी का। और मैं मैं देख पा रहा हूँ कि पूरे पूरे इंडिया से इंडिया से ही ही लोग लोग हमारे हमारे साथ साथ कनेक्ट हैं, कनेक्ट है, हर हर स्टेट से स्टेट से लोग लोग हमारे हमारे साथ जुड़े साथ जुड़े हुए हैं। हुए हैं। और अभी खासकर इन खासकर दिनों में मैं देख पा रहा हूँ पा रहा हूँ कि कि पूरे वेद एलेक्स में वेदलेक्स में हर जगह जहाँ भी जहां भी वेद एलेक्स वेदलेक्स इनको देख इनको रहा हूँ देख रहा सब हूँ, में सब एक में अलग एक अलग सी सी चमक, एक चमक, अलग एक अलग सी सी एनर्जी एनर्जी नजर आ नजर रही आ है रही है सभी में। सभी में, सभी के सभी के दिमाग में दिमाग में इस इस अब अब जो जो एक एक महीना महीना बचा है ना, बचा है उस ना, एक उसे एक महीने महीने को को सबको सबको लेके लेके सबके सबके टारगेट्स और टारगेट्स और सबको सबको लेके लेके अभी किसी से किसी भी से भी बात बात होती है होती तो है बस तो बस यही यही बात बात सबके सबके दिमाग में दिमाग चल में रही है चल कि रही है मेरे कि को मेरे मुंबई के मुंबई क्या के क्या टारगेट्स हैं, टारगेट्स मेरे है, को मेरे को एनिवर्सरी के एनिवर्सरी क्या के क्या टारगेट्स हैं, टारगेट्स है। है ना। सब 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 लोग लोग अभी अभी लगे लगे हुए हैं, हुए हैं, पूरे पूरे जोश के जोश के साथ साथ लगे हुए लगे हैं। हुए हैं। और और मैं मैं उम्मीद उम्मीद करता हूँ करता कि हूँ आप कि सब आप सब लोगों ने लोगों भी ने भी अपने अपने कुछ कुछ टारगेट टारगेट निर्धारित किए निर्धारित किए होंगे होंगे और और हमें उन हमें टारगेट्स पे इस पे काम काम करना है। करना है। एनिवर्सरी की एनिवर्सरी जो की जो ग्रैंड ग्रैंड तैयारियां तैयारियां कंपनी कंपनी लेवल पे लेवल चल पे रही चल है, रही है, कंपनी कंपनी मैनेजमेंट मैनेजमेंट जो जो तैयारियां कर तैयारियां रही कर है रही वो है, वो सब सब आपके लिए आपके लिए तैयारियां हैं। तैयारियां है। वो वो तैयारियां तैयारियां कंपनी और मैनेजमेंट तो बहुत 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 एक्साइटमेंट के एक्साइटमेंट साथ के वो साथ वो तैयारियां कर तैयारियां रही कर है। रही है। आपके आपके अंदर अंदर भी भी वैसा वैसा एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट मुझे मुझे लगता लगता है है। और नहीं है नहीं तो है तो आप भी आप भी सोचिए कि सोचिए ये कि जो ये जो साल में साल एक में एक बार बार हमारी हमारी एनिवर्सरी एनिवर्सरी आती है, आती तो है, इस तो पे इस पे आपका जब आपका जब सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन होगा तो होगा वो तो वो एक एक अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अचीवमेंट है। तो तो जैसा आप जैसा आप सबको सबको पता है पता है कि कि 14 14 जून को जून को हम हम एनिवर्सरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सेलिब्रेट रहे कर हैं, रहे हैं, वेद एलेक्स की वेदालेक्स की 8th 8th एनिवर्सरी हम एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर सेलिब्रेट रहे हैं। कर रहे हैं। और और बहुत ही बहुत ही शानदार शानदार जगह पे जगह कर पे रहे कर हैं। रहे हैं। वेन्यू जो वेन्यू है वो जो है वो बहुत बहुत अच्छा है, अच्छा आप है, आप सबको सबको प्राउड प्राउड फील फील होगा वहां होगा पर वहां पर जाकर जब जाकर, आपके जब आपके अचीवमेंट्स अचीवमेंट्स होंगी। होंगी। और साथ ही साथ हमारे हमारे दो दो टारगेट्स हमें हमें सेट सेट करने हैं। करने एक हैं। तो एक तो हमें हमें एनिवर्सरी पे एनिवर्सरी पे कि कि मुझे मुझे कितने कितने मेरी टीम कितने लोग वो उस उस इवेंट में इवेंट में जाने जाने वाले हैं, वाले ये हैं, ये टारगेट्स टारगेट्स हमारा होना हमारा होना चाहिए। और चाहिए। एक और एक नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट टारगेट की की नेक्स्ट डे डे जो जो 15 15 तारीख को तारीख को कंपनी ने कंपनी एक ने एक स्पेशल स्पेशल पूरे पूरे साल की साल की नेक्स्ट नेक्स्ट पूरे पूरे ईयर की प्लानिंग के लिए के एक लिए एक स्पेशल स्पेशल एक एक मीटिंग मीटिंग रखी है रखी है, जिसमें जिसमें शूटिंग एंड शूटिंग वो एंड लोग वो होने लोग होने वाले हैं। वाले हैं। तो वो तो वो अभी भी आपके आपके कितने कितने शूटिंग एंड शूटिंग एंड अप अप उसमें बैठ उसमें बैठ सकते हैं, सकते वो हैं, वो अभी अभी भी भी मौका आपके मौका आपके पास है। पास है। ये दो ये दो क्लोजिंग हमारे क्लोजिंग पास हमारे है, पास है, अप्रैल और अप्रैल मई, और मई। इसमें जो इसमें भी जो भी व्यक्ति व्यक्ति शूटिंग शूटिंग मेंटेन मेंटेन करेगा करेगा या या शूटिंग शूटिंग बनेगा बनेगा तो तो वो वो उस उस मीटिंग में मीटिंग बैठ में बैठ सकते हैं। सकते हैं। वो वो बहुत ही बहुत ही स्पेशल मीट स्पेशल मीट होने होने वाली है। वाली है, उसमें उसमें हम हम अगले अगले पूरे पूरे साल का साल का रोड रोड मैप मैप तैयार तैयार करने वाले करने हैं कि वाले अगले कि पूरे अगले पूरे साल साल कंपनी क्या कंपनी क्या 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 अपडेट्स अपडेट्स लाएगी, लाएगी, कैसे कैसे कंपनी कंपनी काम काम करने करने वाली है, वाली है, कंपनी कंपनी का का विजन विजन क्या है। क्या है। ये ये सब सब उस उस मीटिंग में मीटिंग हम में बात हम करने बात करने वाले हैं। तो वाले हैं। तो 14 और 14 और 15 15 तारीख के तारीख के लिए लिए आप सब आप सब लोग लोग प्रिपेयर प्रिपेयर रहें रहे। और अपना अपना पूरा पूरा लगा लगा दीजिए, दीजिए, अपना अपना पूरा पूरा जो जो भी भी आपका आपका 100% है 100% वो है वो आप आप लगा लगा दीजिए दीजिए इस इस इवेंट के इवेंट के लिए, लिए, क्योंकि ये क्योंकि ये इवेंट पे इवेंट पे बहुत सारे बहुत सारे लोगों की लोगों की नजर है, नजर है, बहुत सारे बहुत सारे लोग लोग इसको इसको देखने देखने वाले हैं। वाले हैं। पूरे पूरे इंडिया में इंडिया में बहुत सारी बहुत सारी कई कई कंपनीज कंपनीज के के मेरे मेरे पास फोन पास आए। फोन जब आए, से जब से यशो मूवी का यशोभूमि डला का है तब डला है, से तब कई से कई कंपनी के कंपनी अच्छे के अच्छे लीडर्स लीडर्स एंड एंड उनके उनके मैनेजमेंट के मैनेजमेंट के मेरे मेरे पास पास फोन आए फोन कि आए कि इस बार इस बार एनिवर्सरी एनिवर्सरी आप आप यशो मूवी में यशोभूमि में मना रहे मना हो, रहे हो, यशो मूवी में, मतलब बहुत बहुत सारे सारे लोग पूछ लोग रहे हैं पूछ यशो रहे हैं मूवी में यशोभूमि में मना रहे हो। मना रहे हो, मतलब मतलब अपने आप अपने में आप में उनके लिए उनके लिए कि ये एक्साइटमेंट का एक्साइटमेंट एक का एक विषय है विषय कि है कि यशो मूवी में यशोभूमि में एनिवर्सरी एनिवर्सरी मना रहे मना हैं हम रहे हैं सब हम सब लोग। लोग। अभी अभी तक तक किसी ने किसी वहां ने पे वहां पे डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग में सेलिंग में मनाया मनाया नहीं है। नहीं है। हम हम पहली बार पहली बार मनाने जा मनाने रहे हैं। जा तो रहे हैं, तो हमारे लिए हमारे लिए बड़ी बड़ी प्राउड प्राउड मोमेंट है मोमेंट है और हम और हम सब के सब लिए के भी लिए भी ये ये प्राउड प्राउड मोमेंट होनी मोमेंट होनी चाहिए। चाहिए। दोस्तों, दोस्तों, अब जो जो जब जब लेवल्स लेवल्स लोगे लोगे या या जो भी जो भी आपके आपके टारगेट्स हैं टारगेट्स हैं वो जब वो जब पूरे पूरे करने हैं तो करने हैं, तो पूरे पूरे होंगे होंगे कैसे, कैसे, इस उस विषय पे विषय पे आज थोड़ी आज सी थोड़ी सी बात बात करते हैं करते हैं कि कि आपके जो आपके जो टारगेट्स हैं, टारगेट्स हैं, लेवल्स हैं, वो लेवल्स हैं, वो पूरे पूरे कैसे कैसे होंगे। होंगे। क्या क्या करना करना होगा होगा आपको। आपको, आपने आपने सोचा है कि सोचा है मेरे कि को मेरे को शूटिंग शूटिंग बनना है, बनना या है, या आपने आपने सोचा सोचा होगा होगा मेरे को मेरे को शाइनिंग शाइनिंग बनना बनना है, या है, या मेगा मेगा बनना है, बनना है, स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो बनना है, बनना है, रीगल रीगल बनना है, बनना है, जो भी जो भी ऊपर के ऊपर के लेवल
लेवल आपको आपको लेने हैं, आपके लेवल चेंज करने हैं, तो कैसे होंगे? सीधी सी बात है, वेदलेक्स काम क्या करता है? वेदलेक्स का काम क्या है? वेदलेक्स का काम है एक हमारा मिशन है जिसपे वेदलेक्स काम करता है, और मिशन क्या है? स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। हम इस पे काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब आप लोगों के पास जाते होंगे तो लोग अपनी कुछ समस्याएं आपको बताते होंगे, लोग अपनी कुछ तकलीफ आपको बताते होंगे, और इसी यही उद्देश्य है वेदलेक्स का। वेदलेक्स क्यों शुरू हुआ? कि लोगों की जो समस्याएं हैं, जो लोगों के प्रॉब्लम्स है जिससे आज लोग परेशान हैं, उन समस्याओं को कैसे उसका निवारण किया जाए, उसी के लिए वेदलेक्स शुरू किया गया है। और अपने क्षेत्र में जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां वेदलेक्स आप है। वेदलेक्स का कौन मैनेजमेंट है, वेदलेक्स के कौन डॉक्टर है, वहां के लिए सभी वेदलेक्स का कुछ भी है वो आप है। आपके क्षेत्र में लोग वेदलेक्स के नाम पे आपको जानते हैं, तो आप वेदलेक्स के रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसलिए जो वेदलेक्स का उद्देश्य है, जो वेदलेक्स का मिशन है, वही आपका मिशन है, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। दोस्तों, दोस्तों, ये जो ये जो मिशन है, ये हमने क्यों क्यों ये मिशन लिया? ये स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत का मिशन क्यों लिया? हमारा मिशन कोई जब जब ये कंपनी शुरू हुई तो ज्यादातर कंपनीज मैंने मैंने देखा देखा है
ज्यादातर कंपनीज की जब स्टार्टअप होता है तो एक 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 मतलब मोटो क्या रहता है, एक दिमाग में क्या रहता है कि हमें बहुत अच्छा टर्नओवर करना है, बहुत अच्छे पैसे कमाने हैं, इसीलिए कोई भी आदमी अपना बिजनेस शुरू करता है। यहाँ पर हमारा उद्देश्य पैसा कमाना या बिजनेस, बड़ा बिजनेस करने के उद्देश्य से ये वेदालेक्स की शुरुआत नहीं की गई, है ना। हम पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे थे। मैं अगर पर्सनली मेरी बताऊं तो मेरे हॉस्पिटल्स थे, मेरे अच्छे खासे हॉस्पिटल चल रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद वेदालेक्स की शुरुआत की इसलिए कि हमें कुछ ऐसा करना है जो नहीं हो पा रहा है, जो भारत की आज जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, हमें उन समस्याओं पे ऐसा कुछ करना है कि जो नाम है वो पूरे भारतवर्ष के हर घर तक, हर बच्चे तक वेदालेक्स का नाम पहुंचे, कि उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया। तो हमारा मिशन था स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। क्यों? क्योंकि बेसिकली देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर होने के नाते जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, जब मैंने पहली बार, मेरा सपना तो बचपन से ही था मेरा कि डॉक्टर बनना है, लेकिन जब सपना पूरा हुआ तो मैं बहुत एक्साइटमेंट में था कि डॉक्टर बन गया, बड़ा सा हॉस्पिटल खोलूंगा, लोगों को ठीक करूंगा, ऐसा मैं सोचता रहता था हमेशा। और जब मैं डॉक्टर बना तो 2005 या 2006 में मैं पास आउट हुआ। 2006 में पास आउट हो गया, मैं डॉक्टर बना मेडिकल कॉलेज से। तो बड़ा एक्साइटमेंट में था, बड़ा सा हॉस्पिटल खोल देंगे, सबको ठीक कर देंगे, है ना। तो हॉस्पिटल भी खोलना, हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज भी शुरू की। उसमें मैं सोचता था, मेरा पहला हॉस्पिटल था, तो मैं सोचता था कि सारी फैसिलिटी, जितनी ज्यादा फैसिलिटी होंगी उतना ज्यादा मैं लोगों को ठीक कर पाऊंगा। अच्छी से अच्छी मशीन, अच्छी से अच्छी डायग्नोस्टिक लैब, सब कुछ अच्छे से अच्छा किया। लेकिन जब प्रैक्टिस शुरू की तो तब पता चला कि जो सोच थी और प्रैक्टिकल जो हो रहा है आज हॉस्पिटल्स में, वो बड़ा डिफरेंट हो रहा है, बहुत अलग हो रहा है। मेरे समझ में आई बात की जितनी ज्यादा सुविधाएं हम कर रहे हैं, उन सुविधाओं से बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता। मेरे पास बहुत अच्छी चीज मेडिकल फैसिलिटीज है, मेरे पास मशीनें हैं, बहुत अच्छी डायग्नोस्टिक लैब है, सब कुछ मेरे हॉस्पिटल में, करोड़ों रुपए मैंने लगाए हॉस्पिटल में। लेकिन मैं अगर किसी की डायबिटीज को रिवर्स नहीं कर पाया तो क्या वो मशीनें, वो सेटअप कुछ काम आया किसी के? क्या वो चाहे 10 करोड़ रुपए मैंने लगाए, लेकिन आप मेरे पास आए और आपकी माता जी को शुगर है, उसकी शुगर ठीक नहीं कर पाया मैं, तो क्या वो कुछ मशीनें काम आई? नहीं आई। आज ऐसा ही हो रहा है। आज हॉस्पिटल्स तो बड़े बड़े खुल रहे हैं, आज हॉस्पिटल्स तो बहुत बड़े बड़े खुल रहे हैं, बड़े सेटअप खुल रहे हैं, बड़े बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर्स खुल रहे हैं, बहुत बड़ा। आप जहां देखोगे किसी भी शहर में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुलते जा रहे हैं। लेकिन आप एक बात खुद सोचो, क्या ये हॉस्पिटल्स खुलने से बीमारियां कम हो रही है या बीमारियां बढ़ रही है? बीमारियों का रेशियो कम हो रहा है। जो सीनियर लोग हैं, जो 60 साल से ऊपर के हैं, हमारे साथ मीटिंग में जुड़े हैं, आप खुद सोचो, आज से 30-40 साल पहले अगर आप 25-30 साल पहले भी जाओगे तो क्या ये बीमारियां इतनी होती थी? क्या डायबिटीज इतना होता था? क्या लोगों को इतना हार्ट की समस्या होती थी? क्या लोगों की जो आयु थी वो औसत आयु जो है ना 80-90-100 साल होती थी, आज वही घट के 67 ईयर्स आयु हो गई है भारत की। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों समझ में नहीं आया कि ऐसा हो क्या रहा है कि सब लोग, साइंस भी तरक्की कर रही है, डॉक्टर्स भी तरक्की कर रहे हैं, मशीनें भी नहीं बन रही हैं, इक्विपमेंट्स भी नहीं बन रहे हैं, डायग्नोस्टिक में बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन बावजूद ये सब किस लिए हो रहा है? हेल्थ इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है वो किस लिए होनी चाहिए? लोगों को ठीक करने के लिए होनी चाहिए, लेकिन वो उल्टा रहा है। हेल्थ इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, हेल्थ इंडस्ट्री का बजट भी ग्रो कर रहा है, डॉक्टर्स भी ग्रो कर रहे हैं, सब ग्रो कर रहे हैं, लेकिन लोग ठीक नहीं हो रहे, लोगों की बीमारी ठीक नहीं हो रही, वो उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे तरक्की कर रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे जैसे ये तरक्की कर रहे हैं, इंसान की आयु घटती जा रही है, जल्दी बुढ़ापा शुरू हो गया है। पहले 50-60 साल का आदमी भी अपने आप को यंग मानता था, 40 साल पे आदमी अपने आप को बूढ़े जैसा लगने लगता है, उसके बाल सफेद होने लगते हैं, उसकी एनर्जी कम होने लगती है। तो ये सब कुछ हो रहा है। हेल्थ इंडस्ट्री में हेल्थ इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, डॉक्टर्स ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये ग्रो तब होना चाहिए जब लोग ठीक बोले। उल्टा काम हो रहा है, लोग बीमार ज्यादा होते जा रहे हैं। तो जब ये सारी समस्याएं, इंटेंशनली मैं आपको अपने मन की बात बता रहा हूँ, मेरा सपना था कि लोगों को ठीक कर, जो भी बीमारी हो उसको ठीक कर दूं, लेकिन समझ में आया, या तो जब इस इंडस्ट्री में गया ना, मैंने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में काम किया है, मैंने नॉर्थ इंडिया के सबसे टॉप हॉस्पिटल जिसको आज ब्रांड है वो बहुत बड़ा, उस हॉस्पिटल में भी मैंने काम करके देखा कि बड़ा हॉस्पिटल है, शायद ये बीमारी को ठीक करते होंगे, लेकिन जब इन हॉस्पिटल्स में काम किया ना तब समझ में आया कि जो सब चल रहा है ना, बीमारी ठीक करने का तो किसी का टारगेट ही नहीं, बीमारी ठीक करने में तो काम ही नहीं कर रहा है, सबके टारगेट ही कुछ और है। हॉस्पिटल खुलता किस लिए है? लोगों की बीमारी ठीक करने के लिए, लेकिन यहाँ तो टारगेट ही कुछ और है। और इसीलिए मैं वहां पर लंबा काम नहीं कर पाया, क्योंकि
मेरे दिमाग में रहता था कि कोई कोई पेशेंट मेरे पास आए तो मैं उसके बहुत सारा समय उस पर लगाता था, उससे बात करता था और कोशिश करता था कि वो नेचुरल तरीके से कैसे वो ठीक हो जाए। लेकिन जिस हॉस्पिटल ने मुझे नौकरी दी थी, उस हॉस्पिटल का सपना ये था कि जो भी पेशेंट आए तो मैं उसको नेचुरल तरीके से वो ठीक ना हो पाए, हम उसको ज्यादा से ज्यादा सर्जरी की तरफ इंड्यूस करें, ज्यादा ज्यादा उसको कोई उसके बहुत सारे टेस्ट कराएं। जब अक्सर अक्सर मेरे को वहां के मैनेजमेंट से सुनना पड़ता था, अक्सर मेरे को वहां के मैनेजमेंट से सुनना पड़ता था कि आपके पास 50 ओपीडी आई, आप 50 ओपीडी में से आपने बहुत सारे कितने लोगों के तो टेस्ट कराए सारे। मैंने कहा सर वो टेस्ट की जरूरत नहीं थी उन लोगों को इतने सब कराने की। अरे पेशेंट को जरूरत नहीं थी, हॉस्पिटल को जरूरत है टेस्ट कराने की। इतनी बड़ी जो लैब खुली चलेगी कैसे? हमने यहाँ पर जो लैब अटेंडेंट रखे उनकी सैलरी कहाँ से आएगी? आपको तो लगा मतलब सोचा बड़ा दिल बड़ा दुखी होता था यार, ये हो क्या रहा है जो 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 चल रहा है ना वहां पर। वो पेशेंट की जरूरत नहीं है, बड़ा मैं सरप्राइज होता था, पेशेंट को तो नीड नहीं थी, पेशेंट को नीड नहीं है। जब उनको कोई वहां के जो कार्डियक सर्जन है ना, जब उनके पास कोई जाता है वो उसको बोल दे कि ऐसे ही आप ठीक हो जाओगे, ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो मैनेजमेंट को डांट मारते हैं कि यार आपने वो पेशेंट आए थे, 30 पेशेंट आए, आपने कितने लोगों को आप स्टंट डालने के लिए तैयार कर पाए? बोलते हैं सर 5 को तैयार कर पाए। ये क्या कैसे डॉक्टर से कैसे हॉस्पिटल चलेगा? तो ये कई सारी एक आध मूवी भी ऐसी है जिसमें ऐसा दिखाया गया, सही है, वो सही बिल्कुल सही दिखाया गया है। ये जो चल रहा है ना हेल्थ इंडस्ट्री में, ये ठीक होने का धंधा नहीं चल रहा है। आप खुद देख लो, आपके शहर में किसी ने आज से 5-7 साल पहले किसी डॉक्टर ने हॉस्पिटल खोला होगा, आज वो डॉक्टर तो बड़ा बन गया, वो बिल्डिंग भी बनी गई होगी, डॉक्टर भी अमीर हो गया होगा, लेकिन क्या वहां के लोग ठीक हुए? क्या वहां की बीमारियां खत्म हुई? ये बहुत संवेदनशील मामला है, सोचना चाहिए कि हो क्या रहा है यार। मेरे पास पेशेंट आते थे कई बार, तो उनको कोई स्टमक इन्फेक्शन वगैरह कुछ होता था, तो मैं उनको बोलता था कि जस्ट ऐसा कर लेना, आप ठीक हो जाओगे। तो इस बात पे मुझे बड़ा सुनना पड़ता था। आपने ऐसे ही पेशेंट आया था, इतनी मुश्किल से पेशेंट आते हैं, आपने उसको ऐसे ही बोल दिया कि घर पे ही खा लेना, थोड़ा सा ये ले लेना, ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब उसका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए था, अल्ट्रासाउंड में कुछ आता तो उसका सीटी स्कैन होना चाहिए था, फिर सीटी स्कैन हो गए उसको फिर सर्जन के पास भेजना चाहिए था, हो सका उसको ऑपरेट। ये सब डिमांड है हॉस्पिटल्स की। तो ये सब कुछ जब देखा तो तब समझ में आया कि यार इस काम के लिए तो डॉक्टर नहीं बने थे। डॉक्टर किस लिए होता है? डॉक्टर का उद्देश्य क्या है? डॉक्टर का उद्देश्य है बीमारी ठीक करना। लेकिन ये जब समझ में आया कि ये सब ठीक होने का तो चल ही नहीं रहा है, टारगेट ही नहीं लोगों को ठीक होने। डॉक्टर को टारगेट किया दिए जाते हैं, आप कितने लोगों का सर्जरी में तैयार कर पाए। इंसेंटिव इस बात पे सेट होता है डॉक्टर्स का, उसकी सैलरी के अलावा इंसेंटिव इस बात पे तय होता है कि कितने लोगों की सर्जरी कराई आपने, कितने लोगों को स्टेंट डालने के लिए आप तैयार कर पाए, कितने लोगों को आप इतने सारे डायग्नोस्टिक बड़े टेस्ट। कई बार तो ऐसा यूनिक वो डायग्नोस्टिक लैब लगाई उन्होंने, तो उसमें कोई टेस्ट होता नहीं था, बोलते थे ये टेस्ट तो कराओ, ये इतना महंगा टेस्ट है। सर को पेशेंट को जरूरत नहीं महसूस हो रही, पेशेंट को जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये हमें जरूरत है कि ये मशीन लाई इसका टेस्ट हो। तो सोचो यार, जब दिल बड़ा दुखी होता था, बहुत दुखी होता था दिल के, हो क्या रहा है। तब हमने सोचा था कि यार हमें ऐसे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि हम लोगों को रियल ट्रीटमेंट दे पाए, रियल उनको इलाज कर पाए। और दोस्तों समझ में आया कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो समझ में आया कि ये शुरू हुआ ना, ये आज जो देख रहे हो आप दवाइयां और ये सब, ये शुरू ही बिजनेस के लिए हुआ था, इनकी गलती नहीं है। ये शुरू ही बिजनेस मॉडल हुआ था, ठीक करने के लिए हुआ ही नहीं था। ये आपको क्या लगता है, एलोपैथी दवाइयां, ये अंग्रेजी सिस्टम, ये सब भारत में कब आए? ये हमारी पद्धति नहीं थी, ये हमारी विज्ञान नहीं थी, ये हमारी पढ़ाई नहीं थी। ये अंग्रेजी दवाइयां और ये सब भारत में कब आए? जब अंग्रेज लोग यहाँ पर आए। अंग्रेज आए तो उन्होंने यहाँ पर अपने कुछ बिजनेस शुरू किए, उसी बिजनेस का एक पार्ट था दवाइयों वाला बिजनेस। ये दवाइयों वाला बिजनेस उन्होंने शुरू किया ताकि यहाँ पर दवाइयां बिके। अब लोग दवाइयां तो उन्होंने बनानी शुरू कर दी, लेकिन समझ में आया कि लोग दवाई लेंगे क्यों? यहाँ तो लोग दवाई खाते नहीं है, यहाँ के लोग तो गांव में एक वैद्य होता है, वो कुछ काढ़ा बना के देता है, लोग ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ दवाइयां बिकेंगी कैसे? तो फिर धीरे धीरे ऐसी कुछ चीजें की गई कि धीरे धीरे लोगों को बीमारियां भी होनी शुरू, हमारे कल्चर को तोड़ा गया, ऐसी चीजें लाई गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले नॉर्मली सबके घरों में एक नमक यूज होता था। पुराने जमाने पूछना अपने दादा नानी से, किसी से पूछना पहले घरों में कौन सा नमक यूज होता था। भारत में सफेद नमक हमारा नहीं था, हमारे घरों में कौन सा नमक यूज होता था? वो डले वाला नमक यूज होता था। मटके भर के डले वाला नमक भर करके हर घर में मटके के रखा जाता था। और उसी को नमक क्या है बेसिकली? ये
हमारी विज्ञान अलग है, ये हमारा आयुर्वेद जो है ये अलग ही अलग ही विज्ञान विज्ञान है। हमारा आयुर्वेद था कि कि कैसे कैसे लोग लोग स्वस्थ स्वस्थ रहे, रहे, तो तो उसके उसके लिए लिए सारी सारी चीजें चीजें थी, थी, हमारी जो दिनचर्या, दिनचर्या, हमारी ये हमारी ये सब सब कुछ कुछ था। था। तो तो उसमें नमक नमक होता था, होता वो था, नमक का नमक का थोड़ा सा थोड़ा-सा हर खाने में खाने ऐड में ऐड करते थे, करते थे, क्योंकि वो क्योंकि वो चट्टान थी, चट्टान थी, चट्टान चट्टान पीसते थे पीसते वही थे, वही नमक था, नमक था। तो तो मिनरल्स मिनरल्स ऐड हो ऐड हो जाते थे। जाते थे। तो तो ये जब जब अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने सोचा कि सोचा यार कि यार भारत में भारत में लोग लोग तो तो हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ है, ये हट्टे हट्टे-कट्टे हैं, बीमार बीमार कैसे कैसे होंगे? होंगे? तो कुछ तो चीजें कुछ इनकी चीजें इनकी चेंज चेंज कराओ, कराओ, इनकी इनकी लाइफ लाइफ से से चेंज चेंज कराओ कराओ कुछ कुछ चीजें। चीजें। क्या क्या चेंज चेंज कराओ? कराओ? नमक हटा नमक दिया हटा गया, दिया गया, सफेद सफेद नमक नमक जो है है ये ये केमिकल केमिकल बेस्ड बेस्ड नमक है, नमक है, ब्लीच ब्लीच किया गया किया गया नमक है, नमक है, इसको इसको इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस कराया गया, कराया इसको गया, इतना इसको इतना सस्ता सस्ता किया गया, किया गया, ₹1 ₹1 ₹2 2 की रुपए की पैकेट, आज पैकेट ये आज ये टैक्स फ्री टैक्स कर फ्री कर दिया दिया ताकि हर ताकि घर हर में घर में पहुंच जाए, पहुंच जाए, है ना? है ना? हमारे यहाँ हमारे तो यहाँ तो कल्चर है, कल्चर है, सस्ता सस्ता मिल रहा फ्री मिल रहा, ले या कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो नुकसानदायक है नुकसानदायक या है नहीं या है। नहीं है। तो तो वो वो नमक 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 हमारे हमारे घरों घरों में में आने लग आने गया, लग गया। हमारा जो हमारा जो ओरिजिनल ओरिजिनल नमक नमक था था वो वो हट हट गया, गया। हमारे हमारे बर्तन बर्तन देखा कि देखा कि इनके इनके बर्तन है बर्तन है, उससे उससे मिनरल्स पूरे मिनरल्स हो पूरे हो जाते हैं, जाते हैं, मिट्टी के मिट्टी के बर्तन में बर्तन में करते हैं। करते हैं। मिट्टी के मिट्टी के बर्तन में ये बर्तन में ये लोग लोग खाना खाना खाते हैं खाते या हैं या तांबे तांबे कांसी के कांसी के बर्तन यूज बर्तन यूज करते हैं, तो करते हैं, तो उसको उसको रिप्लेस रिप्लेस किया गया। किया गया। एल्यूमिनियम के एल्यूमिनियम के बर्तन ले बर्तन आए, ले आए, सस्ते सस्ते ले ले आए, आए, टूट टूट फूट नहीं फूट नहीं होगी, होगी। मतलब तो ऐसे ऐसे करके करके अट्रैक्ट अट्रैक्ट किया किया गया। गया। घड़े का घड़े का पानी पानी पीते थे, पीते थे, आरओ ले आरओ आए, ले आए, आरओ आरओ लगाना लगाना शुरू कर शुरू दिया। कर दिया। मतलब मतलब ये जो चीजें ये डेवलपमेंट डेवलपमेंट हुए हुए ना, ना, ये ये डेवलपमेंट डेवलपमेंट आपको आपको सुविधाओं के लिए सुविधाओं के लिए डेवलपमेंट नहीं डेवलपमेंट हुए, नहीं हुए, ये ये बिजनेस बिजनेस चलाने के चलाने लिए के लिए डेवलपमेंट डेवलपमेंट हुए, हुए, बिजनेस बिजनेस चलाने के चलाने लिए, के लिए। ताकि कि ज्यादा 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 लोगों लोगों को समस्या समस्या तो है तो ही है नहीं, ही तो नहीं, तो दवाई क्यों दवाई क्यों लेंगे? लेंगे? समस्या कब समस्या कब आएंगी? आएंगी? जब जब जो जिस चीजें जिस चीजें स्वस्थ स्वस्थ रहते हैं। रहते हैं। अब आप खुद खुद सोचो, सोचो, जो जो नमक था, नमक हम था, पहले पहले नमक यूज नमक यूज करते थे, करते थे, इस इस नमक में नमक में टेस्ट तो टेस्ट तो दोनों का दोनों का नमकीन ही नमकीन है, ही है। लेकिन इस लेकिन नमक इस में और नमक उस में और नमक उस में नमक में दिन दिन रात का रात का फर्क है। फर्क है। जो जो हमारा हमारा रोग रोग साल साल चट्टानी चट्टानी नमक नमक आता था आता और था, और इसमें दिन इसमें दिन रात का रात का फर्क है। फर्क है। रोग रोग साल जो साल है जो है वो वो आपकी आपकी बॉडी को बॉडी को अल्कलाइन अल्कलाइन करता करता था था मिनरल्स से। मिनरल्स से। ये जो ये जो नमक है नमक आपकी है बॉडी आपकी को बॉडी को एसिडिक एसिडिक करता है। करता है। आप आप खुद एक खुद बात एक सोच बात के सोच के देखो, आप देखो, सब आप सब समझदार समझदार आदमी हो। आदमी हो। जिस दिन जिस दिन आपका आपका फास्ट फास्ट होता है, होता जिस है, दिन जिस आप दिन आप उपवास उपवास करते हो, करते हो, उस दिन आप कौन सा कौन सा नमक नमक इस्तेमाल इस्तेमाल करते हो? करते हो? सफेद सफेद नमक नमक या या वो जो जो काला काला नमक या नमक या सेंधा सेंधा नमक, नमक, सेंधा सेंधा नमक नमक जिसको जिसको बोलते हो, बोलते हो, कौन सा कौन नमक सा यूज नमक यूज करते हो, करते हो, सफेद सफेद नमक या नमक या सेंधा सेंधा नमक? नमक? ज्यादातर ज्यादातर लोगों को लोगों को पता पता होगा होगा, हम हम सेंधा सेंधा नमक यूज नमक यूज करते हैं करते हैं जिस जिस दिन दिन उपवास उपवास करते हैं उस करते हैं दिन। उस दिन। क्यों? क्यों? आपने आपने कभी जानने की कोशिश करी कि करी हम कि हम फास्ट फास्ट करते हैं करते हैं उस उस दिन दिन सेंधा सेंधा नमक, उस नमक, दिन ये उस दिन ये सफेद नमक सफेद क्यों नमक नहीं क्यों नहीं लेते? लेते? उस दिन उस क्यों दिन नहीं क्यों नहीं खाते खाते सफेद सफेद नमक? नमक को? ज्यादातर लोग ज्यादातर बोलेंगे सर लोग ये ये अशुद्ध शुद्ध होता है, होता है, वो शुद्ध शुद्ध नमक है। नमक है। तो मेरे तो मेरे भाई एक भाई बात एक समझ बात में समझ नहीं में नहीं आता, जिस आता, दिन जिस दिन आपका आपका उपवास है, उपवास जिस है, दिन जिस आपका दिन आपका भगवान का भगवान दिन का है, दिन है, उस दिन उस तो दिन आप तो आप शुद्ध शुद्ध चीज चीज खा रहे खा हो। रहे हो। बाकी दिन बाकी दिन कौन सी कौन सी मजबूरी है कि मजबूरी है कि साला साला अशुद्ध अशुद्ध चीज को चीज खा को रहे हो खा आप रहे हो लोग? आप लोग? बाकी दिन ये क्या दिन क्या मजबूरी मजबूरी है? है? जब उस जब उस एक दिन एक आप दिन आप सेंधा नमक सेंधा खा नमक सकते खा हो, तो सकते हो, तो बाकी बाकी दिन ये दिन ये सफेद सफेद नमक नमक क्यों? क्यों? हमें देखिए, देखिए, आयुर्वेद का का उद्देश्य क्या उद्देश्य है? क्या है? आयुर्वेद का आयुर्वेद का उद्देश्य है उद्देश्य है स्वस्थ स्वस्थ स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, रक्षणम, आतुरस्य आतुरस्य विकार विकार प्रशमनम च। प्रशमनम च। यह यह आयुर्वेद का आयुर्वेद का उद्देश्य है। उद्देश्य है। आयुर्वेद का आयुर्वेद का उद्देश्य है उद्देश्य है कि कि स्वस्थ स्वस्थ व्यक्ति व्यक्ति स्वस्थ स्वस्थ कैसे रहे। कैसे रहे। बीमार को बीमार ठीक को करना ठीक करना पहला पहला उद्देश्य नहीं उद्देश्य है। नहीं है। आयुर्वेद का आयुर्वेद का उद्देश्य क्या उद्देश्य है? क्या है? स्वस्थ स्वस्थस्य स्वास्थ्यम स्वास्थ्यम रक्षणम, रक्षणम, आतुरस्य आतुरस्य विकार विकार प्रशमनम च। प्रशमनम च। मतलब मतलब स्वस्थ स्वस्थ व्यक्ति व्यक्ति स्वस्थ स्वस्थ कैसे रहे, कैसे ये रहे, ये पहला पहला उद्देश्य है। उद्देश्य है। दूसरा दूसरा उद्देश्य है उद्देश्य है आतुरस्य आतुरस्य विकार विकार प्रशमनम च। प्रशमनम च। मतलब मतलब पहला पहला उद्देश्य तो उद्देश्य है तो है स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ को व्यक्ति को स्वस्थ स्वस्थ रखना, रखना, दूसरा दूसरा है है जो जो बीमार हो बीमार गया हो गए हैं उसको भी उसको भी ठीक ठीक करना, करना, उसको उसको भी मतलब वो सेकंड 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 पार्ट है पार्ट कि है, उसको भी उसको ठीक भी करना। ठीक करना। पहला पहला उद्देश्य उद्देश्य है तो है जो जो स्वस्थ है स्वस्थ उनको है उनको स्वस्थ स्वस्थ बनाए बनाए रखना। रखना। और इसी उसी उद्देश्य से उद्देश्य से आयुर्वेद में आयुर्वेद में ये जो
जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये मैंने कहीं से कहाँ से सीखी, आयुर्वेद में बताई गई बातें, ये हमारी पढ़ाई थी, हमारा कल्चर था। ये छोटी छोटी चीजों को चेंज किया गया, हमारे नमक को चेंज कर दिया गया, हमारे पानी के सिस्टम को चेंज कर दिया। हम मिनरल वाटर पीते थे, आरओ लगा दिया, सारे मिनरल्स निकाल दिए, वहां से हम बीमार होने लगे, हमारे हमारे बर्तन चेंज कर दिए गए, हमारी गुड़ की जगह हमारी रिफाइंड शुगर ले आए। ये सारे बदलाव किए गए, ये तरक्की, ये बोले डेवलपमेंट हुआ, ये डेवलपमेंट हुआ। इस डेवलपमेंट के साथ साथ बीमारियां भी बढ़नी शुरू हुई, और फिर खेल शुरू हुआ असली दवाइयों का बिजनेस। दवाइयां दवाइयां दी गई। अब वो दवाइयां देने के लिए क्या हुआ? कुछ डॉक्टर्स अपने साथ लाए, वहां से ये दवाइयां, हमारे लोगों को तो ज्ञान था नहीं, हमारे वैद्य जी को ज्ञान थोड़ी था इन दवाइयों का। तो इन दवाइयों को बेचने के लिए वहीं से कुछ डॉक्टर लाए गए कि भाई ये दवाई बेचेगा कौन, बेचेगा कौन, तो वही अंग्रेज अपने साथ कुछ डॉक्टर भी ले आए कि आप अब ये दवाइयां बेचना शुरू करो। उन्होंने बेचनी शुरू करी, धंधा चल गया, सेल आने लगी, बिजनेस सेट हो गया। तो अब इस धंधे को और कैसे बढ़ाया जाए? तो ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। ज्यादा ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचोगे? ज्यादा ज्यादा डॉक्टर लाने पड़ेंगे, और डॉक्टर बुलाए वहां से, उन्होंने और देना शुरू किया। फिर समझ में आया कि यार वहां से कब तक डॉक्टर बुलाते रहेंगे, तो यहीं पर डॉक्टर तैयार करो, आप यहीं पे डॉक्टर तैयार करो। और कौन से डॉक्टर तैयार करो जो दवाइयां बेच सके। आज जो डॉक्टर्स कर रहे हैं उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है, ये उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर तैयार करो। किस काम के लिए तैयार करो? कि ज्यादा ज्यादा वो दवाइयां बेच सकें।
बिजनेस बढ़ाने के लिए है। उनका जो एक सिलेबस बनाया गया कि डॉक्टर बनने के लिए कैसे बनेगा, डॉक्टर पढ़ाई करके डॉक्टर बनेगा, तो एक सिलेबस बनाया गया। उस सिलेबस में उनको यही पढ़ाया गया कि दवाइयां ज्यादा कैसे बिकेंगी। अगर कोई आज कोई भी डॉक्टर बोलता है ना कि मधुमेह डायबिटीज को रिवर्स नहीं किया जा सकता, ग्लूकोज हो गई तो उसको नहीं खोला जा सकता, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि वो ऐसा बोल रहा है। बस आपको एक ही बात दिमाग में रखनी है, जब भी कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर भी अगर आपको बोलता है ना शुगर ठीक नहीं हो सकती, रिवर्स नहीं हो सकती, आपको गुस्सा नहीं करना, आपको उसको तरस खाना है। बेचारे ने इतना ही पढ़ा है, उसको पढ़ा गया बेचारे को, उसकी गलती नहीं है। हमारे आयुर्वेद में आज से 5,000 साल पुरानी चरक संहिता ये मेरे पास रखी है, चरक संहिता। इस चरक संहिता को उठाओ ना, 5,000 साल पुराना ग्रंथ, इसमें स्पष्ट बताया गया मधुमेह क्या है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये हमारी विद्या थी, ये हमारी पढ़ाई थी। ये हमारी पढ़ाई थी नहीं, ये पढ़ाई किस लिए शुरू की गई? दवाई बेचने के लिए। ये सारा फार्मा दवाई कंपनियां, जो फार्मा कंपनियां ड्रग माफियाज है, वो चला रहे पूरा हेल्थ सिस्टम, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पूरा सिस्टम। तो अगर आप चाह रहे हैं, आप चाहते हैं किसी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आप अपना इलाज करा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप ठीक कर रहे हैं, बीमारी को ठीक करने की तरफ बढ़ रहे, नहीं, बिजनेस चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। तो दोस्तों हमें ये वेदालेक्स शुरुआत क्यों शुरू की गई? इसी उद्देश्य से शुरू की। हमें प्रोडक्ट नहीं बेचना है, प्रोडक्ट बेचना हमारा मिशन नहीं है। हमारा मिशन है ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयुर्वेद के बारे में बताना, आयुर्वेद के मिशन के बारे में बताना, आयुर्वेद क्या है उसकी लोग कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। आयुर्वेद अच्छा है, एलोपैथी अच्छा है। अरे मेरे भाई क्या कंपैरिजन हो सकता है? एलोपैथी तो एक चंद कुछ केमिकल दवाइयां हैं, लैब में तैयार की गई चीज है। इनका आयुर्वेद आज से 5,000 साल पुरानी पद्धति है, एक जीवन जीने की कला। इनका क्या कंपैरिजन है आपस में कि कौन सा अच्छा है? कंपैरिजन हमेशा एक जैसी चीजों में कंपैरिजन होता है ना। ये दो गिलास एक जैसे, इनमें कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन एक गिलास और इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। सब कुछ पता चल रहा है कौन बड़ा है। तो कंपैरिजन हमेशा इक्वल चीजों में होता है, ना कि आयुर्वेदिक बहुत महान पद्धति है। हमें और ये आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? देखिए एलोपैथी जो साइंस है उसका उद्देश्य क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों के सिम्टम्स पे ट्रीटमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा दवाइयां बेचना, ये उनका उद्देश्य है, ये उनका टारगेट है। दवाइयां बेचना ये उनका उद्देश्य है। आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना। अब आप खुद सोच लो किस उद्देश्य के साथ आप जाना चाहते हैं। दोस्तों वेदालेक्स की शुरुआत कोई ऐसे ही नहीं हुई। हम एक बहुत बड़े मिशन के साथ हैं। हमारे आपको भी लोगों के पास जाना है, अपने मिशन के बारे में बताना है कि हमें करना क्या है। प्रैक्टिकल बात ये है, अब अगले 40 दिन तक जो भी आपके एनिवर्सरी तक का 40 दिन के आपके क्या टारगेट होने चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने उद्देश्य, अपने मिशन के बारे में बताना है कि जी वेदालेक्स मेरी कंपनी है और हमने एक मिशन के साथ ही कंपनी शुरू की है। जब भी आप बोलोगे ना हमारा कोई मिशन है, हमारा हम कोई टारगेट के साथ काम कर रहे हैं, हम गलती क्या कर रहे हैं? हम जाते हैं किसी के पास में जाते हैं, जी मैं वेदालेक्स कंपनी से जुड़ा हूँ, हमारी कंपनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है और ये प्रोडक्ट है, देखो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, दिखाने लग जाते हैं। नहीं लेंगे लोग, क्यों लेंगे आपसे प्रोडक्ट? आप बोलिए हमारा शैम्पू मार्केट में बहुत शैम्पू है, आयुर्वेदिक के बहुत शैम्पू, क्यों लेंगे आपसे? आप बोलोगे हमारा साबुन है, बहुत साबुन है मार्केट में, आयुर्वेद के नाम पे बहुत साबुन बिक रहे हैं, क्यों लेंगे आपसे? हमें मिशन के तहत काम करना है कि हमारा मिशन है स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, और उसी मिशन पे हमारी कंपनी काम कर रही है। हमारा मिशन है कि जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो स्वस्थ कैसे रहें और जो बीमार हो गए हैं उनको भी अच्छा स्वास्थ्य देना, ये हमारा मिशन है, ये आयुर्वेद का टारगेट है, यही हमारा टारगेट है। बड़ा दुख होता है। लोग डायबिटीज पे बड़े रिसर्च सेंटर खुल गए हैं कि डायबिटीज पे रिसर्च कर रहे हैं, इस पे रिसर्च कर रहे हैं, कार्डियक कैंसर पे रिसर्च कर रहे हैं, बड़े इंस्टीट्यूट खुल गए हैं। कितने हजारों करोड़ रुपए सरकार का बजट का उन पे जा रहा है, रिसर्च कर रहे हैं। अरे क्या रिसर्च कर रहे हो? रिसर्च से कोई ठीक हो रहा है क्या आज तक? बस रिसर्च ही चले जा रही है। और दुख बड़ा होता है जो रिसर्च में जो पैनल में लोग शामिल है ना, डायबिटीज का जो रिसर्च का जो पैनल बना रखा है ना, जो रिसर्च करने के लिए लेवल पे एक बोर्ड बना रखा है, दुख बड़ा होता है कि उस बोर्ड के जो मुखिया या उसके मेंबर है ना, वो खुद डायबिटिक पेशेंट है। तो बड़ा दुख होता है यार, ये क्या रिसर्च चल रही है, क्या लोगों को ठीक करेंगे ये लोग? तो हमें
हमें हम लोगों लोगों तक तक पहुंचना है। हमारा हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों तक पहुंचे और अपने मिशन के बारे में बताएं। हमारा मिशन, फिर से बोल रहा हूँ, हमारा मिशन है प्रोडक्ट बेचना या बड़ा बिजनेस करना नहीं है। हमारा मिशन है लोगों को स्वास्थ्य की जानकारी देना। आप अच्छी जानकारी देंगे, आप अच्छी जानकारी देंगे तो लोग प्रोडक्ट तो तो सेकेंडरी है। जब जब आप अच्छी जानकारी देंगे ना, तो तो लोग अपने आप पूछेंगे पूछेंगे, यार तो कुछ सोल्यूशन भी बता, तूने जानकारी तो अच्छी दी, अब अब कुछ कुछ इसका इसका सोल्यूशन भी बता। और जब सोल्यूशन पूछे तब बता देना, भाई देखो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। जाते ही हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करनी है कि हमारी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। प्रोडक्ट सेल्समैन नहीं हो आप, सेल्समैन नहीं हो, आप बिजनेस ओनर हो हो हमारे साथ। और आपको तो बड़ा बिजनेस करना है तो तो अपने मिशन टारगेट के साथ काम करना पड़ेगा। ये छोटे सेल्समैन छोड़ दोगे प्रोडक्ट के बारे में नहीं। आप चाहे बात कर रहे हो 2 लोगों से, चाहे बात कर रहे हो 5 लोगों से, लेकिन बिहेव लाइक ए बिहेव लाइक ए बिजनेसमैन। दोस्तों दोस्तों, आज जो हम हम बात करने वाले हैं कि हमें अब अगले 30-40 दिन जो हमारे पास है, हमें एक टारगेट लेके काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी लेवल्स पूरे हो, आपके लेवल जो आपने ड्रीम लेवल आपने सोचा है वो पूरा हो, तो हमें टारगेट लेके काम करना है। टारगेट क्या करना है? हमें अगले 40 दिन तक रोजाना हमें लोगों से कनेक्ट करना है, लोगों से मिलना है, चाहे वो घर पे मिले, चाहे कहीं पे भी मिले, और उनको बताना है आयुर्वेद क्या है, हम क्यों आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं। बस उस विषय पे लोगों को बात करनी है। डेफिनेटली प्रोडक्ट सेल हमारा मेन टारगेट नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली प्रोडक्ट सेल ही होंगे। जब आप लोगों के पास जाओगे, लोग बताओगे, लोगों को अच्छी जानकारी दोगे, तो ही प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, मैंने पिछली बार बताया था, उसी को फिर से कंटिन्यू करते हैं कि क्यों हो रहा है। हमें पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा कि हो क्यों रहा है, क्यों बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं और क्यों ठीक नहीं हो पा रही है। बस यही आज लोग परेशानी नहीं से है। किसी भी घर में जाओगे लोग यही बोलेंगे, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, कम उम्र में सर्वाइकल हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, किसी को डायबिटीज हो गया, किसी को बीपी हो गया, किसी को किडनी खराब हो गई। किडनी खराब होना आजकल बड़ा कॉमन इशू बन गया है ना। किसी में ज्यादातर भारत के बहुत सारे लोगों में विटामिन B12 की कमी है। 80% लोगों में B12 की कमी है, विटामिन B की कमी है। भारत में 80 से 85% लोगों में विटामिन D की कमी है। प्रोटीन भारत में सबसे बड़ी, भारत के लोगों में जो सबसे बड़ी डेफिशिएंसी है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी है। तो ये सारी चीजें हैं, और इन्हीं मुद्दों पे आपको लोगों से बात करनी है। यही मुद्दे हैं। हर घर में जाओगे तो सबको पता है कि विटामिन D की बहुत कमी हो रही है, विटामिन B12 की कमी है। ये सारे मुद्दे हैं। तो हमें इन्हीं मुद्दों पे लोगों से बात करनी है कि समस्या हो क्यों रही है। हमें इसी विषय पे बात करनी है। हमें इसी विषय पे बात करनी कि जो ये लाइफस्टाइल डिजीज है, जो लाइफस्टाइल डिजीज है, जिनको आज बोल रहे हैं कि आपके जीवन शैली की वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं, हमें इसी विषय पे लोगों से बात करनी कि क्यों हो रही है और इनका सोल्यूशन क्या है। दोस्तों, पिछली बार भी मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग नए हैं और कुछ उससे आगे की बात करेंगे कि ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है क्या है, कौन सी लाइफस्टाइल डिजीज आज भारत में ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है। तो ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है ना, इसी विषय पे आज थोड़ी बात करते हैं कि ये क्यों हो रही है, बेसिकली क्यों हो रही है, उस विषय पे बात करते हैं। जैसा नाम से पता चल रहा है, लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब है कि हमारे खराब लाइफस्टाइल की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं। और सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन भी उसी के अंदर ही छिपा है कि हमारे खराब लाइफस्टाइल होने की वजह से हमारे क्या हो रहा है। क्या खराब लाइफस्टाइल का मतलब क्या ऐसा हो रहा है कि जिस वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं, और उसका सोल्यूशन अगर दे पाए तो क्या उसका सोल्यूशन है। देखिए, ये इंडिया का जो साइलेंट, इसको सुनामी बोल सकते हैं, बहुत बड़ी सुनामी है ये। और डॉक्टर्स के लिए या जो बड़े जो मेडिकल साइंस जो फार्मा कंपनियां काम कर रही है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है, उनके लिए खुशी का माहौल है कि बीमारियां भारत में बढ़ती जा रही है। आप खुद सोचो, आपके शहर का कोई अच्छा सा कार्डियोलॉजिस्ट होगा, आपके फादर का इलाज चल रहा होगा, इलाज चल रहा है, उससे 5 साल से 6 साल से इलाज चल रहा है। क्या कभी भी वो डॉक्टर साहब दिल से सोचते होंगे इसका बीपी परमानेंट ठीक हो जा रही है, मेरे पास आना बंद कर दे? क्या वो ऐसा कभी सोचते होंगे दिल से? नहीं सोचते होंगे, नहीं सोचते होंगे। आप जा रहे हो उम्मीद के साथ कि डॉक्टर साहब को दिखा के आ रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब का टारगेट कुछ हो रही है। डॉक्टर साहब का टारगेट है ऐसा ही आता रहे, बीपी का इलाज चलता रहे, 4-5 लोगों को और लाता रहे, उनका भी बीपी चलता रहे, घर में औरों को बीपी हो जाए, उनका टारगेट ये है। और आप किस उद्देश्य से जा रहे हो कि मेरे पिताजी ठीक हो जाए? ठीक करने वाले का उद्देश्य नहीं है ठीक करना, तो आप कैसे ठीक हो जाएंगे?
तो भारत की जो आज सबसे बड़ी समस्याएं हैं लाइफस्टाइल डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज का जो में भी जो मेन है, जैसे उस दिन अपन ने बात की थी डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत में आज हर लगभग छठा व्यक्ति प्री डायबिटिक है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो डायबिटीज के पेशेंट हैं वो भारत में है। भारत को डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है। इन सब बीमारियों के ऊपर अलग अलग भी हम आगे कंटिन्यू जूम मीटिंग्स के मेरे सेशन रहेंगे, तो अलग अलग बीमारियों के बारे में गहराई से भी बात करेंगे। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी बीमारियां जो भारत में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो डायबिटीज एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो डायबिटीज का जो असली डायबिटीज बीमारी नहीं है, जो असली बीमारी है ना, जो वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। कभी इसके बारे में बात करेंगे अच्छे से। हार्ट अटैक एक बहुत बड़ी समस्या है और यंग एज में ही लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। पिछली बार भी हमने बात की थी ओबेसिटी एंड फैटी लीवर, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ओबेसिटी डेफिनेटली ग्रोइंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है भारत का। इसके अलावा पीसीओडी एंड हार्मोन डिसऑर्डर, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्रोनिक स्ट्रेस, फटीग, लो इम्यूनिटी, ये बहुत बड़ी समस्या है। कैंसर बहुत तेजी से भारत में बढ़ता जा रहा है। पहले बड़ा कम सुनने को मिलता था कि किसी को कैंसर हो गया, बहुत ही कम, बहुत ही रेयर सुनने को मिलता था कैंसर हो गया, लेकिन आजकल बहुत कॉमन हो गया। पूरे दिन में मेरे पास अगर 5-7 कॉल आते हैं तो एक आध कॉल जरूर किसी रिश्तेदार का या वेदलेक्स परिवार में से किसी का भी आ जाता है कि जी कुछ नहीं था, पेट में दर्द था, अचानक जांच कराने गए तो पता चला कि कैंसर है। तो कैंसर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है भारत में, बहुत तेजी से। और कैंसर जब ये नाम ही ऐसा है, जब किसी को कैंसर हो जाता है तो जैसे उसको पता चलता है ना कैंसर हो गया, तो आदमी वहीं पे ही ये समझो कि वो उसका मोरल डाउन हो जाता है कि कैंसर हो गया। तो ये सब बीमारियां भारत में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। क्यों ऐसा होता जा रहा है, उस विषय पे थोड़ी आज हम बात करेंगे। तो बहुत तेजी से बीमारियां बढ़ रही हैं आपके या आपके फैमिली में। जरूर ये जो भी बीमारियां मैंने बोली, तो मुझे नहीं लगता भारत की ऐसी कोई फैमिली होगी फैमिली मेंबर्स में से किसी को या तो डायबिटीज या बीपी या पीसीओडी, महिलाएं तो पीसीओडी, हार्मोन की समस्या, या किसी को स्ट्रेस की समस्या, या किसी को डिप्रेशन की समस्या, या किसी को कोई कैंसर जैसी समस्या, या ये जो मैंने बीमारी के नाम लिए ना, मोटापे की समस्या, ऐसा कोई फैमिली नहीं होगी भारत में जिस फैमिली में सारी समस्याएं ना हो। आज हर दूसरा इंसान, ये भारत के रिकॉर्ड है, आज हर दूसरा इंसान इनमें से जो बीमारी मैंने बताई, इनमें से किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। उसका परिवार में किसी न किसी की कोई ये समस्याएं है। तो सोचो अगर आपका बिजनेस इन बीमारियों को ठीक करने का है, तो सोचो आपके बिजनेस का पोटेंशियल कितना है, कितना बड़ा कर सकते हो आप ये बिजनेस। आप ये कोई शर्म की बात नहीं, इसको बिजनेस बोलने। देखिए बिजनेस कौन सा गलत है कि मुझे पता है मेरे पास डायबिटीज का इलाज नहीं है, फिर भी मैं उसको दवाइयां खिला रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, ये बिजनेस है, ये गलत है। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ है जिसको देने से लोगों की डायबिटीज ठीक हो रही है, जिसको देने से लोगों की ब्लॉकेज खुल रही है, उससे मुझे पैसा आ रहा है, तो फिर शर्म की बात नहीं है, गर्व की बात है। मैं भगवान को सुबह शाम बस यही धन्यवाद देता हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं भगवान को यही धन्यवाद देता हूँ, हे भगवान मुझे आपने एक ऐसा व्यवसाय दिया है जिसका उद्देश्य है लोगों को ठीक करना। तो भगवान को धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि मुझे जो भी इनकम आती है वो एक ऐसी इनकम है कि लोगों को ठीक करने से मेरे को इनकम आ रही है। शर्म तो उनको आनी चाहिए। बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, लोगों को ठीक नहीं कर रहे, फिर पैसा कमा रहे हैं, तो वो उनके लिए शर्म की बात है। हमारे तो गर्व की बात है कि हमारा बिजनेस ऐसा है कि हम लोगों को स्वास्थ्य दे रहे हैं, लोगों को हेल्थ दे रहे हैं। तो लोगों को हेल्थ देने का हमारा व्यवसाय है, और ये शर्म का नहीं, गर्व का विषय है। हमें शर्म आती है लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट करने में, लोगों को हरते मार्गदर्शन के बारे में बताने में, लोगों को लियोसेफ के बारे में बताने में हमें शर्म आती है। दोस्तों शर्म नहीं, प्राउड फील कीजिए कि आप ऐसी चीज प्रमोट कर रहे हैं जिससे लोगों को स्वास्थ्य मिल रहा है। तो ये आज सोचो इस आपकी इंडस्ट्री का पोटेंशियल कितना है। भारत में हर दूसरा व्यक्ति आज इन समस्याओं से जूझ रहा है। पूछ के देख लो किसी से भी, कोई भी बैठा होगा, पूछ लो उसको कुछ कि गैस एसिड, कुछ नहीं तो बोले गैस एसिडिटी की समस्या है, कुछ नहीं तो लिपिड्स की समस्या है, कुछ नहीं तो थोड़ा मोटापा हो रहा है, कुछ नहीं है तो जी स्किन खराब, कुछ नहीं तो बाल जल्दी झड़ रहे हैं जी, कुछ और नहीं तो नजले की समस्या है जी, कुछ और नहीं है तो जी अस्थमा की दिक्कत है जी, कुछ और नहीं तो लीवर खराब हो रहा है जी, कुछ पाचन ठीक नहीं है जी, कुछ महिला है तो पीसीओडी की, ये हर दूसरा व्यक्ति को गंभीर समस्या है ये। तो आपके पास कितना पोटेंशियल है
कि आपके पास जितने भी आसपास आपके क्षेत्र में आपके लोग हैं, पूरे भारत के लोग हैं, उनमें से हर दूसरा व्यक्ति आपका ग्राहक है। मतलब आपका आपके प्रोडक्ट का यूजर वो बन सकता है, अगर आप चाहें तो। उन तक आपको पहुंचना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आपके पास कुछ ऐसा है जिससे आप उनको ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों पोटेंशियल बहुत है, आप उस पोटेंशियल को आप कितना यूज कर पाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं भाई, ये सब जो बीमारियां मैंने बताई हो क्यों रही है, मेन रीजन क्या है, क्यों ये सब बीमारियां आज 20 साल पहले बीमारियां इतनी नहीं होती थी, आज क्यों? बड़े साधारण सी बातें हैं, बड़े साधारण सी चीजें हैं जो आपको समझनी है। ये बीमारियां क्यों हो रही है? पहली बात तो डिजीज जो है नेचुरल तो नहीं है, ये भगवान के द्वारा दी गई तो नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसको भगवान ने बनाया है। ये वो बीमारियां हैं जो ह्यूमन मेड है, हमने बनाई है। महात्मा बुद्ध जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने बताया कि आप कितने स्वस्थ हैं या आप कितने बीमार हैं, दोनों की जिम्मेदार आप ही हैं। You are the responsible for your health and your disease. अगर आज आपको किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर हो गया है, किसी के हार्ट में ब्लॉकेज है, तो जिम्मेदार कोई नहीं है, जिम्मेदार केवल आप हैं। आपकी वजह से ही आपको बीमारी है। तो ये बीमारियां सीधी सी बात है नेचुरल तो नहीं है, ये ह्यूमन मेड है, हमने जनरेट की है और इनको ठीक भी हम ही कर सकते हैं। हमें कुछ जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। और पिछली बार मैंने बताया था, फिर बता रहा हूँ कि बीमारियों से हम मर तो नहीं रहे, पर धीरे धीरे खत्म जरूर हो रहे हैं। देखता हूँ जब लोगों को इंसुलिन इंजेक्शन लगाते हुए, जब लोगों को सुबह शाम डायबिटीज की वो पिल चुभोते हुए, जब लोगों को देखता हूँ ना, यार हो क्या रहा है, और लोग डॉक्टर्स कितने कॉन्फिडेंटली प्रमोट कर रहे हैं चीजों को, उनको कोई शर्म नहीं आती, उनको पता है कि इससे कोई ठीक नहीं होने वाला है, फिर भी वो लोग दे रहे हैं। और आपको पता है, आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट से अभी मेरे पास एक अभी 5-6 दिन पहले कभी मिलवाऊंगा, कभी मौका मिला तो स्टेज में मिलवाऊंगा, एक व्यक्ति जो जिसके घर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, पिछले बहुत सालों से डायबिटीज से परेशान, घर में खुद डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, उसके घर में डॉक्टर। 5-7 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, ज्यादा लंबी बात नहीं बता रहा हूँ। मेरे पास आया, किसी ने बताया डायबिटीज से परेशान, मोटापे से परेशान, आके बोला सर डायबिटीज से बहुत परेशान हूँ और मुझे पता है डायबिटीज तो ठीक नहीं हो सकती। पहला शब्द यही था कि डायबिटीज तो मुझे पता है सर ठीक नहीं हो सकती, लेकिन किसी मेरे मित्र ने बताया इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। अपना फोन खोल के दिखाया कि देखिए सर मेरी स्लीप साइकिल में रात को 2-3 घंटे सो पाता हूँ, मेरे घर में सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन मेरी हालत ये है कि मैं कोई अपनी दवाई देता है, ये अपनी दवाई देता है, ये अपनी दवाई देता है, परेशान इतना हो चुका हूँ, डायबिटीज मेरी 300-350 रहती है, रात को सो नहीं पाता हूँ, न्यूरोपैथी होनी शुरू हो गई। 4-5-6 दिन नहीं हुए इन बातों को, अभी मेरे पास आया था तो बोला कि सर मेरे को ये तो समझ में आ गया कि डायबिटीज तो रिवर्स नहीं हो सकती है। मैंने कहा आपको किसने बताया ये? बोले सर घर में डॉक्टर है, अच्छे पद पे लोग डॉक्टर है, उन्होंने बताया कि डायबिटीज कभी रिवर्स नहीं हो सकती, इसलिए मैंने भी मान लिया डायबिटीज तो रिवर्स नहीं हो सकती। आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हो? मेरे को नींद अच्छी आने लग जाए, मेरे को क्या कुछ मेरी हेल्प कर दो, मुझे ये तो उम्मीद है कि मैं ठीक तो नहीं हो सकता। ईमानदारी से बता रहा हूँ दोस्तों, भगवान सुन रहा है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने उसको बस अपना कुछ नहीं बताया, मैंने कहा कि ठीक है आप लगता है डायबिटीज को, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाएगा, बस आप ये यूज करते हो। मैंने कुछ नहीं, अपना जो पैक है उसको दिया, उसमें से फाइबर निकाल के उसको दिया, आपने सामने पिलाया, और मैंने कहा दो चार चीजें फाइबर है, ये नॉर्मल है, आपकी डायबिटीज को ठीक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, बस आप एक बार लेना चाहिए। तीसरे दिन मेरे पास आया, अपना फोन दिखाया, सर मेरी स्लीप साइकिल सुधरने लगी। तीसरे दिन कि मैं 2 घंटे नहीं सो पाता था, अब मैं 4-5 घंटे सोने लग गया। कल वही व्यक्ति मेरे पास फिर आया, बोले सर मतलब मैं कह नहीं सकता सर आपने क्या चमत्कार कर दिया, मेरा जीवन ही चेंज हो चुका है। क्यों 7 दिन हुए उसको, 7 डेज। उसकी डायबिटीज जो 300-350 रहती थी 120 आने लगी, मिलूंगा किस स्टेज पे आपको उस व्यक्ति से। उसकी स्लीप साइकिल सुधर गई, उसका वेट लॉस होने, उसको भूख अच्छी लगने लगी, मोटा हो गया था बहुत सारा। तब बोला मेरे समझ में आया सर कि जो डॉक्टर मेरे घर में है ना, मैं तो उनको डॉक्टर मानने से मना कर रहा हूँ, डॉक्टर ही नहीं है वो, बेशक वो एमडीएमएस हो, लेकिन मेरे लिए तो किसी काम के डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर बड़ी डिग्री से डॉक्टर नहीं बनता, डॉक्टर वो है जो ठीक करते। तो दोस्तों लोग आज मर तो नहीं रहे, लेकिन अंदर खोखले हो रहे हैं, दवाइयां खिला के लोगों को खोखला किया जा रहा है। ऐसी दवाइयां लोगों को दी जा रही है, ये हर डायबिटीज के व्यक्ति को यहाँ इंडिया में गोली मेटफॉर्मिन की गोली दी जाती है। ये मेटफॉर्मिन की गोली इतनी खतरनाक है, विदेशों में बैन है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे बैन है ये मेटफॉर्मिन की गोली। बनती जरूर है विदेशों में, लेकिन भारत में भेज देते, भेज तो खा जाएंगे सब, पागल है तो बेच देंगे सब।
दोस्तों ये सब खिलवाड़ चल रहा है। पिछली बार भी मैंने बताया था कि हो क्यों रहा है, बेसिकली सीधे टॉपिक पे आते हैं, हो क्यों रहा है कि हमारे शरीर में जो लाइफस्टाइल खराब होने से ना एक ही काम हुआ है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं, वो है कि हमारे शरीर का जो टॉक्सिक इनपुट है ना, लोड, वो बढ़ गया है। बस ये समझने की चीज है। हमारे शरीर में जो भगवान ने जो शरीर बनाया था ना, जिस समय बनाया था ईश्वर ने, अल्लाह ने, ईश्वर गॉड, जो भी आप नाम देना चाहे, जिसने हमें बनाया था ना, उसने नहीं सोचा था कि अंदर कोई, उसने किसने बनाया था कि प्राकृतिक चीजें खाएंगे, नेचुरल चीजें खाएंगे, हवा पानी ये सब नेचुरल, उसमें जहर नहीं है, वो सब कुछ अंदर जाएगा। लेकिन अब सबके साथ साथ जहर हमारे अंदर जाने लगा, और उसी जहर के कारण भगवान अंदर हमारे अंदर एक डिफेंस सिस्टम है, हमारे अंदर एक क्षमता है जो अंदर जहर जाता है उसको बाहर निकालने के लिए भगवान ने एक ऑर्गन भी बनाया है, एक अंदर पहरेदार भी बनाया है जिसका नाम है लीवर। उसका काम एक ही है कि भाई जो भी अंदर खा जाएगा, कुछ भी चला जाएगा, कोई बात नहीं, गलती होगी इससे, लेकिन अंदर एक पहरेदार है, एक चौकीदार है, वो उसको जो भी जहर खाओगे उसको निकालने की क्षमता रखता है। तो वो भी बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन इन सबके बावजूद बीमारियां क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो टॉक्सिक इनपुट लोड है ना, जितनी शरीर की क्षमता है वो उससे ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा ही टॉक्सिन हमारे अंदर जाते जा रहे हैं, चाहे हमारे पर्सनल केयर से हो, चाहे हमारे होम केयर से हो, चाहे हमारे फूड से हो, चाहे हमारे एनवायरनमेंट से, चारों तरफ हम केवल और केवल एक ही चीज, जहर 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 हमारे अंदर जा रहा है। और इसी का नतीजा है शरीर काफी हद तक शरीर सहन करता है, काफी समय तक इस लोड को सहन करने की कोशिश करता है, लीवर भी अपना करने की कोशिश करता है, लेकिन लीवर भी धीरे धीरे थकने लगता है और जवाब देने लगता है, जिसको बोलते हैं फैटी लीवर। फैटी लीवर ग्रेड 1 हो गया, फिर फैटी लीवर ग्रेड 2 हो गया, फैटी लीवर ग्रेड 3 हो गया, ऐसे ही फैटी लीवर की ग्रेड बढ़ती जा रही है, लीवर जवाब देता जा रहा है, बेचारा परेशान होता जा रहा है। जब उसकी नहीं सुनते हैं तो धीरे धीरे शरीर में टॉक्सिन जमा होने लगते हैं, फिर अलग अलग ऑर्गन्स परेशान होने लगते हैं और किसी न किसी ऑर्गन को जवाब देना पड़ जाता है और उस ऑर्गन की बीमारी के सिम्टम्स आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। सीधा सा फॉर्मूला है ये। तो हमारे अंदर टॉक्सिन्स, खाने की मैं बात करूं तो खाने से किस तरह के टॉक्सिन्स हमारे अंदर जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स हमारे अंदर जा रहे हैं, जो भी प्लास्टिक की बोतल का जो पानी आप पी रहे हैं, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें प्लास्टिक की बोतल का पानी पीना बैन है, क्योंकि उसमें बीपीए नाम का केमिकल है, जो कि बहुत खतरनाक केमिकल है, जो आपके टेस्टोस्टेरोन को कम कर रहा है, जो आपके हार्ट की समस्याओं को बहुत बढ़ा रहा है। प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ पानी बीपीए से कंटामिनेटेड है और वो विदेशों में बैन हो चुका है, उसको नहीं पीते हैं लोग। लेकिन हमारे यहाँ धड़ल्ले से पानी पी रहे, प्लास्टिक की बोतल का पानी पता नहीं कितने दिन तक तो धूप में रखा रहता है, दुकानों पे रखा रहता है, उसी पानी को आप सिप मिनरल वाटर के नाम पे पैसे में खरीद के पी रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि पैसे में खरीद के पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं और ऊपर से पता चलता है उसके भी पैसे पे कर रहे हैं। दवाई की कंपनी वालों को ये पानी तो फ्री पिलाना चाहिए, पानी की बोतल घर घर फ्री बांटनी चाहिए, क्योंकि यही है बीमारियों के असली तक पहुंचाने के जरिए। तो ये पानी की बोतल जो प्लास्टिक की ये है, डेयरी प्रोडक्ट्स में उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, उसके अलावा जितने भी जो नॉन वेज खाते हैं उसमें सोडियम नाइट्रेट और निट्रेट ये सब कुछ है। उसके अलावा दुनिया भर के आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, दुनिया भर के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, है ना। और एक बात बताऊं आपको, जो ये जो शुगर फ्री जो यूज करते हो ना, शुगर फ्री की कोई ज्यादातर आजकल लोग फूड प्रोडक्ट कोई भी चीज बोलते हैं शुगर फ्री है, आप खुश होंगे पीछे हेल्दी चीजें शुगर, ये और भी ज्यादा खतरनाक है शुगर फ्री। उसकी वजह तो चीनी खा लो तो ज्यादा ठीक है। शुगर फ्री वाला जो कंसेप्ट है ना, ये तो और भी खतरनाक है कि या तो शुगर फ्री होगी, उसमें कोई भी स्वीटनर डालना ना हो, वो शुगर फ्री है। जैसे हमारे जो भी कार्ड हैं, जो भी हमारे बाहर का चाहे शुगर फ्री, मतलब शुगर फ्री का मतलब उसमें हमने मीठा करने के लिए कुछ डाला नहीं है, उसमें कोई भी स्वीटनर नहीं है। लेकिन मार्केट में जो फूड प्रोडक्ट जो आ रहे हैं ना, जो मीठे भी लगते हैं लेकिन शुगर फ्री है, ये खतरनाक है। होता क्या है, जब भी कोई मीठी चीज आप जाएगी ना मुंह में, जैसे मीठी चीज आपकी जाएगी, यहीं से आपका डाइजेशन शुरू हो जाता है। आपकी टंग को मीठा लगता ही मैसेज करता है पेनक्रियाज को कि कुछ मीठा आ रहा है, और जब आप वो खाते हो पेनक्रियाज को मैसेज मिल जाता है कि तैयार रहो, इंसुलिन को तैयार रखो, कुछ मीठा आ रहा है। लेकिन पता चला अंदर कुछ गया तो मीठा तो था ही नहीं, वो तो आर्टिफिशियल स्वीटनर था। सारा अंदर की मशीन चल गई, सब मैकेनिज्म हो गया, और धीरे धीरे ऐसा ही जब होता जाएगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगा। तो जो शुगर फ्री जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आपको दिए जा रहे हैं ना, ये तो जहर है। इसे बड़े चीनी खा लोगे तो कम से कम जाएगी, पेनक्रियाज पे काम तो कर लेगा। ये तो मीठा भी आपको लगा भी, अंदर मशीन भी चल गई और काम भी नहीं हुआ।
तो ये तो और ज्यादा खतरनाक है। तो तो ऐसे बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स में में और फ्राइड फूड एंड कुक फूड में हाई हीट से उसको मतलब ये सब पूरे दिन का जो हमारा खाने पीने का है ना, उसमें बहुत तरह के टॉक्सिन्स है, टॉक्सिन्स है, बहुत तरह के केमिकल्स है जो दिन पे दिन हमारे अंदर जाते जा रहे हैं। और जो जो हमारे टूथपेस्ट, शैम्पू, क्रीम है, आगे मैं बताऊंगा उसमें किस तरह के केमिकल्स हैं। तो इस तरीके से लगभग अगर डेली की औसत आज हम अपनी काउंट करें तो लगभग प्रतिदिन सुबह से शाम तक एक आदमी 100+ केमिकल्स डेली कंज्यूम कर रहा है। 100+। वो आपके टूथपेस्ट टूथपेस्ट से हो सकते हैं, वो आपके आपके साबुन से हो सकते हैं, आपके शैम्पू से हो सकते हैं, वो आपके खाने वाले फूड प्रोडक्ट से हो सकते हैं, वो आपके एनवायरनमेंट से हो सकते हैं। ऐसे करके पूरे दिन में 100+ केमिकल्स रोजाना आपके अंदर जा रहे हैं। अब सोचो कितना सहन करेगा शरीर। और कुछ कमी रह जाती है केमिकल्स की, तो डॉक्टर पूरी कर देते हैं। क्या देख ले भाई, खा ले गोली, सीधी खा ले गोली की चाल खा ले, वो भी केमिकल्स है, वो भी टॉक्सिन्स है, वो आपके शरीर के लिए टॉक्सिन्स है। कोई भी दवाइयां जो आप खा रहे हो केमिकल्स है, वो टॉक्सिन्स है आपके लिए। तो पहले ही नहीं इतने सारे जा रहे हैं, फिर डॉक्टर्स कमी पूरी कर देते हैं। ले भाई थोड़ी कमी थी, ये दो मेरी भी ऐड कर दे, वो भी आप खाने लग जाते हो। ये बीपी की गोली, शुगर की गोली, गैस की गोली, फलाना गोली, ये सब आप खाना शुरू कर देते हो। तो प्रतिदिन 100 से ज्यादा केमिकल्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं। चाहे वो एयर से हो, फूड से हो, पानी से हो, चाहे किसी भी चीज से हो, ये हमारे अंदर जा रहे हैं। और कोर कंसेप्ट क्या है, मेन कंसेप्ट क्या है? टॉक्सिन्स का एक्सपोजर है, एक बॉडी की कैपेसिटी है, लेकिन जब एक्सपोजर बॉडी की कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा तो इम्बैलेंस आएगा ही आएगा। आपकी शरीर की क्षमता है, बार बार बोलता हूँ, ये गिलास है ना, इस गिलास की क्षमता है पानी डालने की। इसमें जितना मैं पानी डालूंगा इसकी क्षमता है वो ये सहन करता रहेगा, लेकिन जब इसकी क्षमता पूरी हो जाएगी ना, तो इसमें से पानी बिखरने लगेगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी सारी। बस यही आपके शरीर के साथ हो रहा है। इम्बैलेंस हो रहा है आपके शरीर, क्यों हो रहा है? क्योंकि टॉक्सिन्स का एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो जब एक्सपोजर ज्यादा होगा बॉडी की कैपेसिटी से, तो इम्बैलेंस आएगा ही आएगा। और इसी को यही साइंस है कि इसको साइंस के नजरिए से बात करूं तो जब टॉक्सिन्स आपके अंदर जाएंगे तो क्या करेंगे? वो आपके शरीर में इन्फ्लामेशन जनरेट करेंगे, सूजन जहां पे भी शरीर के जिस अंग में। ये जो गोली खाते हो ना, शुगर की गोली खाते हो, गोली का मैकेनिज्म पता क्या है? ये गोली क्या करती है? ये शुगर को खत्म नहीं करती। कहाँ खत्म करेगी? गोली क्या करती है? जो भी आप मेटफॉर्मिन की गोली खाते हो या जो भी ये जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो OHS बोलते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जो है, जो शुगर को कम करने की गोलियां खाते हैं, कैसे कम करती है? जो भी आपके ब्लड में शुगर है ना, ये उसको आपकी रीडिंग में ना, इसलिए उसको छुपा देते हैं। कहीं पे भी छुपा देंगे, उसको किडनी में छुपा देंगे, उसको हार्ट के पास छुपा देंगे, उसको आपके जॉइंट्स में छुपा देंगे, कहीं पे भी छुपा देंगे ताकि आपकी ब्लड की रीडिंग में वो नॉर्मल आना शुरू हो जाए। ये इनका मैकेनिज्म है। आपकी रीडिंग तो नॉर्मल आ गई, लेकिन जो शुगर थी वो खत्म नहीं हुई, वो कहीं गई नहीं, आपकी सेल्स को नहीं मिली, तो हाइड की गई है। और जहां जहां वो हाइड की जाएगी फिर वही की बीमारी शुरू हो जाएगी। किडनी खराब हो जाएगी शुगर वालों की, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे तेरी शुगर की वजह से किडनी खराब हो गई। अरे शुगर की वजह से नहीं हुई, शुगर की जो गोली खाता था उसकी वजह से हुई है। वो बोल देगा किडनी वाले डॉक्टर के पास जा, वो किडनी वाले के पास भेज देगा, किडनी वाला अपनी 4 गोलियां शुरू कर देगा। फिर वो उस दिन से लीवर खराब हो जाएगा तो वो लीवर वाले के पास भेज देगा, लीवर वाला अपनी 2 गोली शुरू कर देगा। सबका बिजनेस चल रहा है, चलता ही जाएगा। तो बेसिकली जो साइंस है, साइंस मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है? वो यही है कि टॉक्सिन्स जो केमिकल आपके अंदर जा रहे हैं, वो केमिकल क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। शरीर की क्षमता है तब तक तो बेचारा सहन करता है, उसके बाद सहन करना बंद कर देता है, और आपके शरीर में इन्फ्लामेशन आने लगती है, सूजन आने लगती है, और जहां पे इन्फ्लामेशन आएगी वहां की बीमारी आपको दिख जाएगी। दैट्स इट, ये है सारा गेम। अब इसमें वो क्या रहा है? बीमारी जैसे दिखेगी ऊपर से फिर से गोलियां खानी शुरू कर देंगे। उसको ठीक करने की बजाय ऊपर से गोलियां खाना शुरू कर देंगे, तो बीमारी बढ़ेगी या घटेगी? आप मुझे बताओ कौन सी ऐसी गोली, शुगर की गोली है, बीपी की गोली है, थायराइड की गोली है, ऐसी कौन सी गोली है, जिसको खाने से बीमारी ठीक हो रही हो? आप पूछ के देख लो किसी से, कोई शुगर वाले पेशेंट से पूछ लो कि कब से शुगर की गोली खा रहा है। शुगर की गोली खाने से आज तक किसी की, क्या पूछ लो कोई एग्जांपल किसी की शुगर ठीक हुई हो, या बीपी की गोली खाने से आज तक किसी का बीपी ठीक हुआ हो? आप पूछो किसी से। ठीक होने का काम ही नहीं हो रहा है।
मैकेनिज्म है, टॉक्सिन टॉक्सिन्स अंदर गए, इन्फ्लेमेशन आई और डिजीज हुई। अगर अगर इसी को मैं आयुर्वेद दृष्टिकोण से बात करूं तो आयुर्वेद इसको क्या बोलता है? आज से 5000 साल पहले, अभी नहीं, ये चरक संहिता में, वाग्भट संहिता में आज नहीं, ये आज से 5000 साल पहले, आज से 5000 साल पहले आयुर्वेद ने बताया था कि क्या है बीमारी का मेन रीजन, जो लाइफस्टाइल डिजीज का मेन रीजन उन्होंने तभी बता दिया था। क्या है? आपके शरीर में आम बनता है, आम मतलब टॉक्सिन्स, केमिकल, अनडाइजेस्टेड फूड, केमिकल्स आपके अंदर जनरेट है, और उसी केमिकल की वजह से आपके अंदर एक प्रॉब्लम आती है जिसको बोलते हैं मंदाग्नि। आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है, जो आपकी अग्नि है, वो मंद पड़ जाती है। और जब अग्नि मंद पड़ जाती है और टॉक्सिन शरीर में फैल जाते हैं, तब आपके जो चैनल्स हैं, श्रोतावरोध, जो आपके चैनल्स हैं, जो वो अवरोध होने लगते हैं, और जहां जहां के चैनल्स अवरोध होंगे वहां की बीमारी आपको दिखने लगी। ये आयुर्वेदिक व्यू है। और ये जो आम बन रहा मंदाग्नि है ना, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। जितना ज्यादा आम बनेगा उतनी अग्नि मंद होगी, जितनी ज्यादा अग्नि मंद होगी उतना आम बनेगा। अगर मैं आयुर्वेद के कंसेप्ट और कंसेप्ट में जाऊं तो एक ही बात है, बस इसको दिमाग में बैठा लो। लोग बोले ना क्यों बीमार पड़ रहे हैं, तो उनको बस ये श्लोक सुना देना, मंदाग्नि सर्वरोगपी देहिना, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो, सर्वे रोगी मंदाग्नि जायते। एग्जैक्ट संस्कृत में शब्द अगर मैं बात करूं तो मंदाग्नि सर्व रोग मूल भवति देहिना, इस देह में जितने भी रोग होते हैं उन सबका जो मूल कारण है वो मंदाग्नि है, वो मंदाग्नि। ये है बीमारी का असली खोज, इसी पे काम करना है, इसी से लोग ठीक। All disease are caused by low or weak digestive fire, जिसको बोलते हैं मंदाग्नि। बस ये समझाना है लोगों को। आज जो बीमारियां हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों की अग्नि मंद हो रही है। मंदाग्नि सर्वे रोगापि मंदाग्नि जायते, मंदाग्नि सर्व रोगाना, जितने भी देह में रोग है उन सबका एक ही मूल कारण है मंदाग्नि। और आज क्यों बीमारी इतनी हो रही है? क्योंकि हम सबकी अग्नि है वो मंद पड़ती जा रही। देखिए सिंपल सा फंडा है, दो चीजें, कंसेप्ट क्लियर सा है। क्यों बीमार हो रहे हैं? क्योंकि अग्नि मंद पड़ रही है। अग्नि मंद पड़ने से क्या हो रहा है? सिंपल सा है यार, दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। हमारा जो शरीर का जो ढांचा है ना, हमारा जो शरीर का ढांचा है, हम 7 धातुओं से मिलके बने। कौन सी 7 धातुएं हैं? रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये 7 धातुएं हैं जिनसे हम मिलके बने। जब भी आप कुछ खाना खाते हैं ना, कुछ भी आप खाएंगे, मैंने कुछ भी खाया, तो सबसे पहले उसका बनेगा रस। कुछ भी खाओगे सबसे पहले आयुर्वेद का ये श्लोक दिमाग में बिठा लो, सबको याद होना चाहिए। जहां भी मीटिंग करोगे सबसे पहला श्लोक यही बोलना है, सर्वे रोगापि मंदाग्नि जायते। हम इसी पे काम करते हैं कि आयुर्वेद बोलता है सर्वे रोगापि मंदाग्नि जायते, सभी रोगों की उत्पत्ति अग्नि के मंद पड़ जाने से होती है। क्यों होती है? फिर ये समझाना है कि हमारा जो शरीर है वो 7 धातुओं से मिलकर बना है। कौन सी धातु है? 7, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इन 7 धातुओं से मिलकर हम बने हैं। जब भी आप कुछ खाते हैं, सबसे पहले उसका बनता है रस। रस के बाद अगली धातु में कन्वर्ट होगा रक्त। रक्त के बाद अगली धातु बनेगी मांस, के बाद बनेगी मेद के बाद बनेगी अस्थि के बाद बनेगी मज्जा और मज्जा के बाद बनेगी शुक्र। रस धातु जो भी हमारे टिश्यू फ्लूइड है, जो भी आपके शरीर में लिक्विड है, रक्त के अलावा जो टिश्यू फ्लूइड्स है, सिक्रीशंस है, वो सारे रस है। फिर रक्त क्या है? जो आपका ब्लड है वो रक्त है। मांस क्या है? जो आपकी मसल्स बिल्डअप है वो सारा आपका। मेद क्या है? जो भी आपका फैट है या कनेक्टिव टिश्यू है, एक हड्डी से दूसरी हड्डी जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू है वो सारा मेद है। आपकी जो चर्बी है वो आपका मेद है। अस्थि क्या है? आपका बोन जो स्ट्रक्चर है वो आपकी अस्थि है। मज्जा क्या है? जो बोन मैरो और जो आपका नर्वस सिस्टम है वो सारा मज्जा है। और शुक्र जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आपका शुक्र है। ये 7 पूरा यही तो है हमारे शरीर। और है क्या? ये 7 धातुओं से मिलके बने हैं। अब आगे का कंसेप्ट समझना, जो इंपोर्टेंट बात है वो समझना। अच्छा, ये अभी याद आ गया, इसमें पीने याद आ गया। अभी ये अपना प्रोटीन शेक है, मैं वो पी रहा था जब मीटिंग शुरू हुई तो डेफिनेटली हमें ये जो
इंडिया में जो सबसे बड़ी समस्या यही है कि आज जो हमारी डाइट में सबसे डेफिशिएंसी है ना, वो प्रोटीन डेफिशिएंसी है। तो तो लोगों को अवेयर कीजिए इस बात के बारे में कि हम पूरे दिन जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब कुछ तो है, लेकिन प्रोटीन नहीं खा रहे हैं। भारत में प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से लोगों को समस्या आ रही है। तो प्रोटीन हमें रोजाना लेना चाहिए, और इसी कड़ी में मैं भी हमारा जो हमारा वेदालीन प्रो जो प्रोटीन शेक है, मैं डेफिनेटली उसको लेता हूँ इवनिंग में, शाम को बस मैं यही लेता हूँ, खाना नहीं खाता हूँ। तो ये मैं पी रहा हूँ। तो अब ये मैंने किया है, कुछ भी मैंने खाया, जो भी आप खाएंगे ना, सबसे पहले उसका बनेगा रस। अब समझना मेरी बात, जब तक क्या रस नहीं बनेगा, क्या रक्त बन सकता है? ये इसी क्रम में धातुएं बनती है, इसी क्रम में ही धातुएं बनती है। जब तक रस नहीं बनेगा किसी चीज का, तो क्या रक्त धातु बनेगी? नहीं बनेगी। और रक्त धातु नहीं बनेगी तो क्या मांस धातु बनेगी? नहीं बनेगी। मांस नहीं बनेगा तो मेद बनेगा? नहीं बनेगा। मेद नहीं बनेगा तो हड्डियां बनेगी? नहीं बनेगी। हड्डियां नहीं बनेगी तो मज्जा बनेगी? नहीं बनेगी। मज्जा नहीं बनेगी तो शुक्र बनेगी? नहीं बनेगी। और शुक्र धातु के बाद भी अगर शुक्र बन जाती है, ये सारी बनती शुक्र बन जाती है, तो शुक्र के बाद एक और चीज बनती है जिसको बोलते हैं ओज। ओज है इम्यूनिटी। जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो है ओज, वो बनता है शुक्र धातु के बाद। तो समझना, अब सबसे पहला स्टेप क्या है? अगर आपने कुछ भी खाया तो सबसे पहले तो उसका बनना चाहिए रस। अगर रस नहीं बनेगा तो हमारे बॉडी के जो टिश्यू फ्लूइड्स है वो कम हो जाएंगे, आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, लुब्रिकेशन कम हो जाएगा, आपके जो हार्मोन सिक्रीशंस है वो सारे कम हो जाएंगे और आपको बीमारियां हो जाएंगी। अगर आपकी रक्त धातु नहीं बनेगी तो आपको जो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन ब्लड कम होगा तो ब्लड को ऑक्सीजन पूरे शरीर में ले जा रही है, तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी तो दूसरे ऑर्गन्स भी प्रभावित हो जाएंगे। मांस नहीं बनेगा, आपका मसल बिल्डअप कमजोर होने लगेगा, मोटापा आने लगेगा, मांसपेशियां कमजोर हो जाएगी। तो अब समझना, अब जो मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, आपने कुछ भी खाया उसका बनना चाहिए रस। और रस कब बनेगा? जब आपकी जो अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है, वो ठीक होगी तो ही रस बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और इसीलिए बोला है सर्वे रोगापि मंदाग्नि जायते, कि अग्नि जब आपने खाना खाया और उस खाने से अग्नि मंद है और उसको रस ही नहीं बना पाई, तो क्या आगे की धातुएं बनेंगी? और जब आगे की धातुएं नहीं बनेंगी तो जो धातु की कमी होने लगेगी उसी धातु से संबंधित बीमारियां आपको होने लगेगी। क्या वो बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, गठिया हो, मॉडर्न नाम दिया, लेकिन मज्जा धातु से संबंधित बीमारियां, अस्थि धातु से संबंधित बीमारियां, मेद धातु से संबंधित बीमारियां, शुक्र धातु से संबंधित बीमारियां, मांस धातु से संबंधित बीमारियां, रक्त धातु से संबंधित बीमारियां, रस धातु से संबंधित बीमारियां, जो धातु क्षीण होती जाएगी उसी की बीमारी आपको लगती जाएगी। और यही है लाइफस्टाइल डिजीज। आप अब समझना, आप क्या खा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके घर में सब्जी है, बड़ी अच्छी सब्जी है, आपके घर में जो भी है, कैप्सिकम है या टमाटर है, प्याज है, आलू है, बीन्स है, बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां हैं। आपके पास अच्छा सा राइस ब्रान तेल भी है, जीरा है, हल्दी है, नमक है, सब कुछ है। आप उससे एक सब्जी बनाना चाहते हैं, बहुत कुछ आपके पास अच्छा है। आपने एक बर्तन लिया, उसमें तेल डाला, उसमें जीरा डाल दिया, मसाले डाले, सारी सब्जियों का डाल दिया, सब कुछ आपने डाल दिया, लेकिन लास्ट में पता चला आग नहीं है। आग जलाने का कोई सोर्स नहीं है आपके पास। क्या सब्जी बनेगी? बनेगी सब्जी? कुछ नहीं बनेगा, जीरो हो गया सब सामान। तो क्या था आपके पास? वो इम्पोर्टेंट नहीं, गैस जो आग थी या नहीं वो इम्पोर्टेंट है। आप क्या खा रहे? दूसरी तरफ आपके पास एक आलू था, एक छोटा सा टमाटर पड़ा था, पानी था, थोड़ी हल्दी और वो सब कुछ था, आपने बटन डाला, आग बड़ी अच्छी थी आपके पास, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सब्जी बन जाएगी खाने लायक। क्या खा रहे हो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या पच रहा है वो इम्पोर्टेंट है। और बस यही समझाना है लोगों को, यही समझाना है। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट नहीं बेचने हैं, लोगों को बताना है क्यों बीमार हो रहे हैं वो। टॉक्सिन्स अंदर जा रहे हैं, टॉक्सिक लोड अंदर बढ़ रहा है, उसकी वजह से अग्नि मंद पड़ रही है, जो डाइजेस्टिव फायर है वो कमजोर पड़ रही है, उससे कमजोर पड़ने से धातुएं कमजोर हो रही है, और जिस धातु की कमजोरी आएगी उसी की बीमारी हो जाएगी। दैट्स इट। आप गन्ने से गुड़ बनाता है, तो गन्ने से गुड़ कैसे बनेगा? पहले उसका रस बनना चाहिए। क्या रस नहीं बनेगा तो गुड़ बनेगा क्या? नहीं बनेगा। और ये जो एक धातु से दूसरी धातु की बनने की प्रक्रिया है, उसका समय है 3 दिन से 5 दिन। तो आज जो आप खा रहे हैं, जो आज मैं पी रहा हूँ, एक बूंद मैंने मुंह में लिया,
इसका इफेक्ट मुझे सही में 35 से 40वें दिन पता चलेगा कि ये शुक्र धातु में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को समझो, ये हमारी साइंस है, ये हमारी विज्ञान है, ये हमारी पढ़ाई थी। यही है बीमारियों का मेन कारण। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए बोला सर्वे रोगापि मंदाग्नि जायते। सभी रोगों की उत्पत्ति अग्नि के मंद पड़ जाने से होती है। क्यों? क्योंकि अगर अग्नि नहीं है तो रस ही नहीं बनेगा, रस ही नहीं बनेगा तो आगे की धातुएं नहीं बनेगी, और आगे की धातुएं नहीं बनेगी तो आपका ओज भी नहीं बनेगा, ओज भी आपका क्षीण हो जाएगा, आपका ओज भी क्षीण हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और आप बार बार बीमार होते रहेंगे। यही तो है पूरा चक्कर। अब जब आपको ठीक करना है, आपको ठीक करना है तो समस्या तो ये है कि आपका डाइजेस्टिव फायर वीक है, आपकी अग्नि मंद पड़ गई है, और समाधान क्या कर रहे हैं? गोलियां खिला रहे हैं। जो रूट कोज है उस पे काम नहीं कर रहे। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है। आयुर्वेद क्या बोलता है? फिर से बोल रहा हूँ, आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम चतुरस्य विकार प्रशमनम च। यह आयुर्वेद का उद्देश्य है। हमें स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना है। और वो कैसे होगा? उनको जाकर जानकारी दो कि आज लोगों की अग्नि मंद पड़ रही है, धातुएं पूछ नहीं हो रही है, इसलिए हमें अग्नि को तीक्ष्ण करना है। और बड़ा दुख होता है मुझे आजकल, लोग बड़ी छोटी बात पे ना वो खाली पेट वाले कैप्सूल खाते रहते हैं। खाली पेट वाला कैप्सूल, थोड़ा जलन हुआ, खाली पेट वाला कैप्सूल खा लिया, इनो का पाउच लिया, पानी में घोल के पी लिया। ये सब दवाइयां पता क्या है? ये सब दवाइयां जो आप खा रहे हो ना, मुझे कोई बोले कि कैंसर की दवाई है, ये खाली पेट वाला कैप्सूल। कौन सा ज्यादा खतरनाक है? खाली पेट वाला कैप्सूल ज्यादा खतरनाक, जिसको आप ऐसे ही खा लेते हो। इनो जो आपने घोल के पीना वो ज्यादा खतरनाक है। छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये सब क्या है? ये वो दवाइयां हैं जो आपकी अग्नि को मंद करने की दवाइयां हैं, या आपके डाइजेस्टिव फायर को कमजोर करने की दवाई है। जो खाली पेट वाले कैप्सूल, इनो और ये सब घोल के पी रहे हो ना, क्या है इनो? इतना बड़ा मार्केट कर दिया आपने इनो। क्या है इनो? सोडा है, उसको फ्लेवर किया गया है। बोले ये लो, इससे आपकी अग्नि बुझ जाएगी, थोड़ी देर के लिए शांति पड़ती है और आप पड़ गए बीमारी के चक्कर में। अग्नि को बुझाना नहीं है, अग्नि को जलाना है। ये हमारा थीम है। और ये जो दवाइयां है, जो खाली पेट वाले कैप्सूल कोई भी जाता है सबसे पहले ले खाली ओमेप्राजोल, रेमिप्राजोल, जो झोल नहीं है, झोल है बहुत बड़ा, ये झोल है। भाई झोल से नहीं लोगों को निकालना है। तो दोस्तों, आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, और इसी पे हमें काम करना है। दो काम करने पड़ेंगे, दो ही काम करने पड़ेंगे अगर लोगों को ठीक करना चाहते हो। तो पहली बात तो टॉक्सिक इनपुट ज्यादा हो गया है, उस इनपुट को कम करना है। और दूसरा ऑलरेडी जो शरीर में भर गए हैं उनको बाहर निकालना। ये हमारे दो कोर कंसेप्ट है। जो टॉक्सिन्स ले रहे हैं, लोगों को सलाह देनी है कि वो टॉक्सिन्स कम किए जाएं, और जो अंदर ऑलरेडी है उनको फ्लश आउट करना। ये दो काम आप कर देंगे तो लोगों को स्वास्थ्य दे पाए। तो पहला काम है टॉक्सिक इनपुट को कम करना है, टॉक्सिक लोड को कम करना है। और कैसे होगा? सीधी सी बात है, कैसे होगा? जो भी आप देखिए, शुरुआत में कोई भी चीज, चाहे आपके दिन की शुरुआत, पहले दिन की शुरुआत किससे करते हैं? आप टूथपेस्ट से करते हैं, है ना? उस टूथपेस्ट में ये गिन के देख लेना, किसी भी टूथपेस्ट में कौन से जहर है, कौन से केमिकल है। सोडियम फ्लोराइड सल्फेट है, सोडियम फ्लोराइड है, सोडियम मोनोफ्लोराइड सल्फेट है, ट्राइकोसान है, पैराबीन्स है, हाइड्रोक्सी सिलिका है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ग्लिसरीन है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, सोडियम सैक्रिन है। आप अपना टूथपेस्ट उठा के देख लेना, अगर वेदालेक्स का नहीं है तो। वेदालेक्स का अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी टूथपेस्ट जो लोगों को जाना, पूछना लोगों से क्या आपके टूथपेस्ट में ये सारी चीजें हैं। ट्राइकोसान एक इतना बड़ा जहर है ये जो आप टूथपेस्ट कंपनी दिन की शुरुआत ही जहर से कर रहे हो। टॉक्सिक लोड तो सोचो ना, सुबह साला गिन लो ही टॉक्सिन। मैं बोल रहा हूँ 100 प्लस सुबह पेस्ट में चले गए ना 10-12 केमिकल तो आपके अंदर। आप केवल टीवी में ऐड देखते हो, पेस्ट ये भर के पेस्ट करना ही करना, उसमें जो लिखा है ना वो पढ़ के देखना। ब्रांडेड कंपनियां है, क्या लिखा है? एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो इसका सबसे मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है? सोडियम फ्लोराइड है। और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, केवल फ्लेवर है। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट वही सोडियम मोनोफॉस्फेट है। लिखा क्या है? वार्निंग लिखी है साहब, इनकी गलती नहीं है, उन्होंने तो वार्निंग लिखी है। क्या वार्निंग लिखी है? कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन अंडर 8 ईयर ऑफ एज। और कईयों पे लिखा होता है 12 ईयर इफ मोर देन यूज्ड फॉर ब्रशिंग। अगर ज्यादा यूज कर लिया एक्सीडेंटली, अगर आपने स्वेलो कर लिया, देखो नीचे लिखा है वार्निंग, वही मैंने फोटो ही खींचा है। गेट मेडिकल हेल्प लो तुरंत, और कॉन्टैक्ट पॉइजन कंट्रोल सेंटर राइट अवे।
अगर आप इसको ज्यादा निगल लेते हैं तो तुरंत बॉडी मेडिकल हेल्प ले या पॉइजन कंट्रोल सेंटर में जाके अपना इलाज कराएं। उन्होंने तो लिखा है, उनकी गलती नहीं है, लेकिन पीछे लिखा है इतना छोटा छोटा कि थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, सावधानी से इस्तेमाल करना है। लेकिन टीवी में जब ऐड आते हैं तो दिखाते क्या है, ये ब्रश पे भर के पूरा चोटी बना के इस्तेमाल करना है, ताजगी आएगी, फ्रेशनेस आएगी, ये आएगा वो आएगा। ये है टॉक्सिन, ये भरे जा रहे हैं। हमारा कल्चर नहीं था, हमारा कल्चर नहीं था जहर से साफ करना। कितने खतरनाक जहर है। देखिए एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें अभी एक उसने कंपनी ने, आपने वैसे देखा है होगा बहुत बार, लेकिन फिर भी दिखा दूं एक खतरनाक जो पॉइजन टूथपेस्ट कंपनियों में जो पाया जाता है। वीडियो शेयर देखता हूँ। just a minute। अगर दिखा पाए तो मैं जरूर आपको दिखाता हूँ। दांतों को चमकाने के लिए सब लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका टूथपेस्ट सुरक्षित है भी या नहीं? टॉक्सिक लिंक नाम के एक एनजीओ के रिसर्च के नतीजों के बारे में सुनेंगे तो आपके जहन में भी कई सवाल खड़े हो जाएंगे। रिसर्च में पता चला है कि मार्केट में मौजूद टूथपेस्ट में ट्राइक्लोसन नाम का खतरनाक केमिकल है। केमिकल टूथपेस्ट के अलावा हैंड वॉश में भी मिला है। ब्रश करने से पहले सावधान, चमकाने के लिए दांव पर जान। टूथपेस्ट में कैसा जहर? मकसद सिर्फ एक, दांतों को स्वस्थ और सुंदर बनाया जाए। आज मार्केट में दांतों की सफेदी और चमक बरकरार रखने के लिए ढेरों टूथपेस्ट हैं। टूथपेस्ट विज्ञापनों में कंपनियां कई दावे करती हैं, एक से एक खूबियां टूथपेस्ट में गिनाई जाती हैं। लेकिन क्या टूथपेस्ट खरीदने और ब्रश करने से पहले कुछ बातों के बारे में आपने कभी सोचा है? सवाल ये, क्या आपका टूथपेस्ट सुरक्षित है? कहीं आपके टूथपेस्ट में कोई हानिकारक केमिकल तो नहीं? कहीं चमकदार दांतों के चक्कर में आप जहर का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? चमकीले दांत हो और बैक्टीरिया से आपके दांत बचे रहे, ऐसे टूथपेस्ट की खरीदारी आप जरूर करते होंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपके टूथपेस्ट में ट्राइक्लोसन नाम का एंटीबैक्टीरियल एजेंट आपके बैक्टीरिया को मारने के बजाय कई और गंभीर बीमारी को न्योता दे रहा है? नई स्टडी के मुताबिक ऐसी बात सामने आई है। सवाल सुनकर आप तो देखा आपने किस तरह के जहर, किस तरह की चीजें, क्या ये जहर दांत साफ करने के लिए है? क्या हमारे आयुर्वेद में या जिसने हमें बनाया उसने ऐसा कुछ कहा था कि दांत साफ इन चीजों से होंगे? नहीं, ये जहर पहुंचाने के जरिए है आपके अंदर कि कैसे जहर आपके अंदर जाए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक इस तरह के जहर आपके अंदर पहुंचाए जा रहे हैं। और इन्हीं का नतीजा है कि ये अंदर आपके अक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। इसी का नतीजा है। हम वापिस अपनी पीपीटी पे चलते हैं। तो ये इस तरह के
ये इस तरह के सब केमिकल्स और ये सब आपके अंदर पहुंचाए जा रहे हैं। ये चाहे शैम्पू हो, चाहे अगर ये मैंने बात की अभी पेस्ट की अगर मैं बात करूं, शैम्पू की बात करूं तो उसमें भी बहुत तरह के केमिकल्स हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे सोडियम लोरेल सल्फेट हो, चाहे उसमें फ्रेगनेंस के नाम पे हो, चाहे उसमें पैराबीन हो। अगर मैं बात करूं तो ये सब लिस्ट है जो शैम्पू के अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं, सोडियम लोरेल सल्फेट, सोडियम लोरेल सल्फेट, अमोनियम लोरेल सल्फेट, अमोनियम, ये सारे ये सब खतरनाक केमिकल्स हैं। क्या ये बाल धोने, हमारे आयुर्वेद में इन चीजों का जिक्र नहीं है बाल धोने के लिए। हमारे आयुर्वेद बताता है आंवला, रिका, शिकाकाई, इन तीनों को उबाल लो, इन तीनों को मिला के उबाल लो और छान के रख लो, बस वही शैम्पू है। और ये जो शैम्पू है ना आयुर्वेद के, आप करते क्या हो मार्केट में लोगों के पास जाना, पूछे कौन सा शैम्पू लीजिए, मैं तो आयुर्वेदिक करता हूँ, हर्बल करता हूँ, नेचुरल करता हूँ। जितने भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना आपको, आयुर्वेद के नाम पे बेचे जा रहे हैं, फ्रूट छाप के बेचे जा रहे हैं, ये सारे जो भी शैम्पू है सोडियम लोरेल सल्फेट शैम्पू है। जो भी मैंने केमिकल दिखाया वो सब इनमें है। अब बोलते हैं हमारा एलोवेरा शैम्पू है, हमारा ये शैम्पू है, हमारा फलाना शैम्पू है, उसमें जब पढ़ोगे पीछे एलोवेरा 0.01%, बाकी सारा जो मैंने अभी लिस्ट दिखाई ये सब कुछ, ये सब कुछ, तो ये सब खिलवाड़ किया जा रहा है। सोचो 20-30 केमिकल तो इसमें भी होंगे, 20-30 आपके पेस्ट में भी होंगे। ये सब के लिए बने क्या? दांत साबुन से होंगे क्या? शैम्पू इनसे होगा क्या? नहीं है, हमारा कल्चर था। ये अवेयरनेस लोगों में लानी है, इनका सोल्यूशन लोगों को देना है कि अगर आपको पहला तो हमें टॉक्सिक लोड कम करना है, तो टॉक्सिक लोड कम कैसे करना है? लोगों को बताना है जी पेस्ट में ये सारी समस्या है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है जी हमारा डेंटोलेक्स। इस डेंटोलेक्स में 100% फ्लोराइड फ्री है, इसमें कोई सोडियम क्लोराइड सल्फेट नहीं है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, इसमें ट्राइक्लोसलाम जो जहर बताया गया वो इसमें नहीं है। आप किसी लैब पे जांच करा लेते हैं, सब केमिकल्स इसमें नहीं है, ये 100% वेजिटेरियन। बस ये जानकारी देनी है लोगों को। पहले तो बताना है, फिर खुद बोले आप सोल्यूशन बता तो किससे करें दांत साफ, तब बताना है हमारे पास सोल्यूशन है डेंटोलेक्स। वो टीवी में आती है ना, एक लड़की आती है, सब जगह पूछ जाती है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में पुदीना है, क्या आपके टूथपेस्ट में नींबू है, पता नहीं क्या क्या पूछ लेती है। आपको लोगों से एक ही सवाल करना है घर घर जाके, क्या आपके टूथपेस्ट में जहर है? बस दिखाना लोगों को क्या जहर है उनके टूथपेस्ट में, और फिर सोल्यूशन बताना है डेंटोलेक्स। उसी तरह शैम्पू के बारे में बताना है क्या आपके शैम्पू में जहर है, और है सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन हमारे पास है जी, हमारा शैम्पू केशवेदा। इसमें दिखा दो कोई सोडियम क्लोराइड सल्फेट, इसमें दिखा दो कोई फ्रेगनेंस, इसमें दिखा दो कोई ये जो भी केमिकल की लिस्ट इसमें से एक भी अगर इसमें हो तो नेचुरल को उबाल के तैयार किया गया। इसमें कहां से केमिकल कहां से? तो पहला हमारा उद्देश्य है खाली बीमार को ठीक करना नहीं है, पहला उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना। और उसके लिए क्या होगा, बीमार को भी अगर ठीक करना है तो पहला काम तो हमने बताया कि टॉक्सिक लोड कम करना। कैसे होगा? इन्हीं चीजों से होगा। पेस्ट को चेंज करना पड़ेगा, शैम्पू बदलना पड़ेगा, साबुन को बदलना पड़ेगा, मसालों में जहर है उसको बदलना पड़ेगा। जो आप जितना भी टॉक्सिक लोड कम कर सके, पहला टारगेट टॉक्सिक लोड को। देखिए जो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, लगा रहे हैं, कम से कम वो तो कम कर सकते हैं। हवा में है, चलिए आपके बस में नहीं, आप ऐसे शहर में रहते हैं वहां की हवा में जहर है, चलिए आपके बस का नहीं, आप नहीं कर सकते। लेकिन जो आप खा रहे हैं, जो आप लगा रहे हैं, उस पे तो आपका वश है, वो तो टॉक्सिक लोड कम कर सकते हैं। और उसी को लोगों को कम कराना है कि आपको टॉक्सिक लोड कम करना है। ये पहला टारगेट है। उसके बाद दूसरा टारगेट है कि जो टॉक्सिक शरीर में ऑलरेडी है उनको फ्लश आउट करना है। आयुर्वेद का अगला श्लोक, आयुर्वेद के 3 श्लोक हर आदमी को आपको याद होने चाहिए। सर्वे रोगापि मंदाग्नि जायते। दूसरा शरीर दवा से पहले शुद्ध ही जाता है। अब टॉक्सिन्स के अंदर अक्यूमुलेट हो गए तो पहला तो काम है कि उनको और भरने से रोकना है, लोड को कम करना है, चीजों को चेंज करना है। दूसरा जो ऑलरेडी भर गए उनको निकालना है। और यही आयुर्वेद में बताया, शरीर दवा से पहले शुद्ध ही जाता है। अब जब भर गए ना, शरीर ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, सूजन आ गई, तो बाल्टी को भरना नहीं है, खाली करना है, फ्लश आउट करना है। यही हमारा थीम है कि हमें टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालना है। शरीर दवा से पहले शुद्ध ही जाता है। और इसका तरीका क्या है? वही हमारा जो 4 स्टेप मॉडल है, डिटॉक्स, शरीर से जो हमारा प्रोडक्ट है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। दूसरा उसकी वजह से जो अंदर सूजन आ गई है उस इन्फ्लेमेशन को दूर करना है। तीसरा जो लीवर जिसकी ड्यूटी लगाई है भगवान ने टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का, उस लीवर को स्ट्रांग करना है। और चौथा जो ये सारा डैमेज हो गया किसी ऑर्गन को, उस ऑर्गन को सपोर्ट। ये बच्चे आपके 4 ट्रीटमेंट के पार्ट है। बस ये काम हमें करना है। बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकालना है,
जो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आ गई, सूजन को दूर करना है, लीवर को ठीक करना है, और जो ऑर्गन प्रभावित हो गया उस ऑर्गन के लिए हमने जो तैयार कर रखा है उसको देना। बस दैट्स इट। ये हमारा कोर प्रिंसिपल है। अब दो काम करने हैं, फिर से बता रहा हूं, दो काम करने हैं। पहला, टॉक्सिक लोड को कम करना है। तो जो भी आप चीजें सुबह से शाम तक की लिस्ट बनाइए, लोगों के घरों में जाइए, क्या आपके घर में पेस्ट, साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम, सबके वीडियोस है मेरे पास। फिर स्क्रीन में क्या दिया जा रहा है, आपके मसालों में क्या दिया जा रहा है, आपके ये सब मैं शेयर कर दूंगा आपसे। लोगों को दिखाइए टूथपेस्ट में क्या दिया जा रहा है। पहले शुरुआत उनकी घर की चीजें बदलने से कीजिए। पहला काम तो टॉक्सिक लोड कम हो जाएगा, तो लोग बीमार होना ही बंद हो जाएंगे। और बीमार है तो भी वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक तरफ तो वही पेस्ट सुबह कर रहा है, बोला कैंसर ठीक नहीं हो रहा, डायबिटीज ठीक नहीं हो रही। तो दोस्तों पहला टॉक्सिक लोड को कम करना है। तो सुबह से शाम तक डेली घर में क्या चीज इस्तेमाल हो उसकी लिस्ट बनाइए। आपके पेपर में सुबह से शाम तक की लिस्ट होनी चाहिए, और क्या उसमें केमिकल और सब कुछ आपके पास होना चाहिए। बताओ कि आप सुबह इसमें गलती कर रहे हो, इसमें कर रहे हो, और हम सबका सॉल्यूशन इसका हमारे पास है। सुबह से रात तक जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हो, हमें सबसे पहले वो बदलनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो आपके घर में, अब तो मैं डायबिटीज ठीक कर दूंगा, अब तो मैं थायराइड ठीक कर दूंगा, लेकिन अगर लगता है बार बार ना हो तो आपके घर की सारी चीजें मेरे को बदलनी पड़ेगी। क्या वो जो चीजें घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं घर में, क्या वो फ्री में आ रही है? क्या जो भी पेस्ट लेके आ रहे हैं, जो भी इस तरह के शैम्पू लेके आ रहे हैं, इस तरह की टूथपेस्ट जो भी लेके आ रहे हैं, क्या फ्री में आ रही है? कंपनी उनको फ्री देके जाती है, देनी चाहिए फ्री। ये सही में फ्री देनी चाहिए। अगर दवाई वाली कंपनियों को अगर अच्छे से बिजनेस करना है ना, तो उनको फ्री बांटनी चाहिए। तो अगर मेरा बिजनेस ये होता ना दवाई बेचने वाला, तो ये मैं फ्री बांटता लोगों के घर में। यही तो है जो उनको दवाइयों तक लेके जाएंगी आपको। तो पहला उद्देश्य है ये टॉक्सिक लोड को कम करना है, दूसरा टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करना है। तो सुबह से शाम तक की आपके प्रोडक्ट की लिस्ट बनाओ, किसी भी घर में जाना है। बस यही पहला चेंज करना है कि सुबह से शाम तक बिल बना दो उनका, ये कितने की लाता है, 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 चार्ट शीट बना लो। और फिर अपने रेट लिख लेना, और दोनों में प्राइस में फर्क देख लेना। प्राइस में कितना फर्क होगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनके शरीर में जो टॉक्सिन जाने का 100 प्लस जो टॉक्सिन जा रहे हैं ना, वो मोर देन 20%, मतलब क्यों 20% जो हवा और जो पानी से जा रहे हैं, पानी का बदल सकते हैं। जो हवा से बेसिकली जा रहे हैं वो तो नहीं रोक पाएंगे, हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन 80% टॉक्सिसिटी शरीर की कम कर देंगे खाली उस लिस्ट को चेंज करने से। लिस्ट बना लो अपने प्रोडक्ट्स की और दिखा देना लोगों को ये तुम यूज कर रहे हो, ये हमारे हैं, रेट में कितना फर्क पड़ रहा है वो देख लो। लेकिन ये रेट में हमारा कुछ ज्यादा है भी, वैसे तो होगा नहीं, अगर है भी तो अब आ जाओ कि इनकी वजह से शुगर की गोली कितनी खा रहे हो, बीपी की कितनी खा रहे हो, कैंसर का क्या इलाज कर रहे हो, वो खर्चा कहां जुड़ेगा? आप ये खर्चा देख रहे हो कि आपका शैम्पू कितने का, हमारा शैम्पू कितने का, लेकिन शैम्पू की वजह से जो गोलियां खा रहे हो वो खर्चा, वो तो इसी की वजह से खर्चा आ रहा है। तो ये सारी चीजें बदलवाने में हम सक्षम रहे तो दोस्तों हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। तो शुरुआत इन्हीं चीजों से करनी है कि हमें सबसे पहले आपके घर का टॉक्सिक लोड कम करना है, फिर जो बीमार है उसका टॉक्सिन फ्लश आउट करना है, उसके हमारे 4 स्टेप, बस दैट्स ये काम आपको करना है। और दोस्तों अगर आप बोल रहे हो कि मैं वेदालेक्स करता हूं या वेदालेक्स करती हूं, और आपके आस पड़ोस के घरों में आज भी कोलगेट यूज हो रही है, आज भी कांति यूज हो रही है, आज भी वही सब इस्तेमाल हो रहे हैं, वही मसाले यूज हो रहे हैं, तो आप वेदालेक्स नहीं कर रहे हैं, आप केवल दिखावा कर रहे हैं। आपके आस पड़ोस में, आपके गांव में क्या लोग पेस्ट नहीं करते? क्या आपके आस पड़ोस के लोग साबुन से नहीं नहाते? क्या शैम्पू यूज नहीं करते? कंडीशनर यूज नहीं करते? अगर करते हैं और आपके इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, तो आप दोषी है। आपने उनको बताया ही बिजनेस, आप बोलते हैं मुझे शाइनिंग शूटिंग करना है, अरे कुछ नहीं है ये। आप अपने आस पड़ोस में बोलने की सारी चीजें बदलवा दोगे ना, तो पता नहीं क्या लेवल अचीव कर लोगे, और प्राउडफुली लेवल होगा, आपने अच्छी चीज देके लेवल दिया है, जहर नहीं दिया किसी को। तो दोस्तों ये हमें कंक्लूड करते हैं, ये हमारे 4 स्टेप है। ये 4 स्टेप के बारे में पहले बता भी चुका हूँ, और फिर कभी होगा तो एक स्टेप के बारे में गहराई से बताऊंगा कि डिटॉक्स कैसे करना है, उस दौरान क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, इन्फ्लेमेशन दूर करने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। लीवर को पहला स्टेप आज हमें करना है कि जो टॉक्सिक लोड है वो कम करना है। वो कैसे होगा? घर की चीजें चेंज करने से। बस लोगों को ये समझाना है। बाकी के ये सब एक स्टेप पे बारी बारी 4 जो मीटिंग में डिटॉक्स पे, इन्फ्लेमेशन पे एक एक करके बात करेंगे।
फिर मैं एक ही बात बता दूं लास्ट में, हमें अपना डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा कि जिन डॉक्टरों के भरोसे बैठे हो उनके टारगेट कुछ और है, आपका टारगेट कुछ और है। आपका टारगेट है ठीक होना, उनका टारगेट है बिजनेस का। तो टारगेट मैच नहीं कर रहा है, उनके भरोसे मत रहना। इफ यू आर नॉट योर ओन डॉक्टर, यू आर ए फूल। अगर आप अपने डॉक्टर नहीं है, आप अपने आप को ठीक नहीं कर रहे हैं, तो आप एक फूल है, मूर्ख है। तो हमें लोगों को ये जानकारी देनी है, हमें लोगों को ये अवेयरनेस देनी है कि क्यों वो बीमार पड़ रहे हैं। लोगों की आंखें खोलनी है, उनको दिखाना है, ये वीडियोस दिखाने हैं, उनको बताना है कि किस तरह के केमिकल्स डेली उनके अंदर जा रहे हैं। अगर ये सब हम बताने में सक्षम रहे तो डेफिनेटली बिजनेस के आप टेंशन छोड़ दो, बिजनेस हम बहुत बड़ा कर लेंगे। बिजनेस की टेंशन नहीं है, बस हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। वो प्रोडक्ट ले ना ले कोई मर्जी नहीं है। अगर आपकी बात पहुंचाने से वो परिवार में अगर कुछ केमिकल टॉक्सिसिटी, ये बिजनेस के तरीके पहुंचाई गई ये चीजें हमारे घर में, इम्प्लांट की गई ये चीजें। नमक के बारे में बताओ, तेल के बारे में बताओ, साबुन के बारे में बताओ, शैम्पू के बारे में बताओ, पेस्ट के बारे में बताओ, हेयर ऑयल के बारे में बताओ। ये विदेशी कंपनियों ने इम्प्लांट की है हमारे अंदर दवाइयां बेचने के लिए। तो बस ये जो घरों में जो रखी गई ना, ये टॉक्सिक चीजें रखी गई, उसको सबसे पहले रिप्लेस लोगों को कराना है। और हमारा पहला टारगेट यही है। फिर दूसरा टारगेट है बीमार को ठीक करना। वो फिर हम देखेंगे कि कैसे 4 स्टेप करके एक एक करके हम लोगों को ठीक करेंगे। बड़े आसान। तो ये काम किया जा सकता है। क्या आप तैयार हैं काम करने के लिए? एक ही काम करना है बस। रोजाना कोई एक घर, रोजाना कोई एक होम मीटिंग, जाके लोगों को बस बताना है कि वो बीमार पड़ रहे हैं। लोगों को जाके बताना है कि कैसे उनके घर में जहर, किन चीजों में जहर है, क्या वो सैनिटरी पैड हो उसमें जहर है, वो किस चीज का नाम दूं मैं? सैनिटरी पैड में डायोक्सिन नाम का जहर है। महिलाओं को सबसे ज्यादा समस्या हुई डायोक्सिन कर रहा है। तो ये धीरे धीरे करके और जितनी जहरीली चीजें मैं सबके बारे में आपको बता दूंगा, वीडियो दे दूंगा, जहर के नाम दे दूंगा आपको। महिलाओं के सैनिटरी पैड में डायोक्सिन है, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा जहर है। इतना बड़ा जहर है, साइनाइड से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। वो सैनिटरी पैड में है। ये सब इम्प्लांट की गई चीजें हैं हमारे घरों में। तो हमें सबसे पहले अपने घरों को स्वच्छ करना है, घरों से टॉक्सिक चीजों को निकालना है। बस यही आपका पहला कदम है। फिर दूसरे कदम बीमार को ठीक करना है। हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले जब भी वैद्यालय से जुड़े हम लोग जाते हैं, शुगर का मरीज को, बीपी का मरीज को, कैंसर का मरीज, है ना, जाके पूरे गांव में ढूंढेंगे और एक मरीज ढूंढा कैंसर का। वो बेचारा खटिया में पड़ा है, अंतिम सांस गिन रहा है, सबने उसको रोक लिया, कीमो लगा दी, सब कुछ लगा दी, आप भी पहुंच गए, मेरी चीज और ले ले। अरे मेरे भाई, उसको सबने बेचारों ने, उसने किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, ठीक है उसका भी याद है। लेकिन उस पूरे गांव में कितने लोग आपके कस्टमर हो सकते थे, कितने लोगों को आप बता सकते थे कि देखो आपके गांव में एक आदमी को कैंसर हो गया, आपको नहीं हो सकता। क्यों? जहर इतना अंदर जा रहा है तो कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? तो पूरा गांव आपका कस्टमर हो सकता था और आपने ढूंढा क्या? एक मरीज। बस इससे पैसा कमाना, इससे बीवी लानी। दोस्तों हमें ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचानी है और डेफिनेटली लोग अवेयर है, लोग आज समझ रहे हैं कि क्यों उनको अच्छी चीज इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये जानकारी लोगों तक पहुंचाइए और अगले 40 दिन एक ही टारगेट, रोजाना एक घर में जाके ये बात मुझे बतानी है। चाहे किसी का भी हो, चाहे वो आपकी टीम के किसी को भी बोलो कि मैं आज तेरे घर आऊं, फिर वो किसी को बोलेगा आपको 40 दिन एक ही संकल्प लेना है, प्रतिदिन एक होम मीटिंग करनी। 40 दिन बस ये कर लो, 8 बंद करके कर लो, 40 दिन प्रतिदिन एक होम मीटिंग कर लो। आपके क्या लेवल्स है, वो सारे जो टारगेट्स है ना वो छोटे पड़ जाएंगे। तो क्या सब तैयार है इस मिशन के लिए? लोग गुटखा, तंबाकू, शराब बेच रहे हैं, क्या हम अच्छी चीजें नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं, तो प्राउड का काम है। हम प्राउडफुली काम कर रहे हैं। मर भी जाएंगे तो साला तसल्ली तो रहेगी, देश में हमने अच्छी चीजें बेचने की कोशिश की थी। हो सकता है हम ज्यादा बढ़ जाएंगे तो ये दवाई कंपनी वाले, कॉस्मेटिक वाले, हो सकता है कि हमारे दुश्मन बन जाए, कोई इशू नहीं है। अच्छा, जब रोज एक परिवार में अच्छी आदतें डाल दोगे ना, तो रात को आगे सोओगे ना, तो चैन की नींद जरूर आएगी। यार आज मैंने एक अच्छा काम किया है। और यही हमारा मिशन है, लोगों को अच्छी जानकारी देना, लोगों को अच्छे अवेयरनेस देना। तो दोस्तों
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे नहीं पता मेरे से बात करके आप लोगों को कुछ नॉलेज मिलती है, एक्साइटमेंट मिलता है, नहीं मिलता। मुझे आप लोगों के साथ ये 1.5 घंटा बिता के बहुत अच्छा लगता है। मैं फिर खुद मैं एक्साइटमेंट हो गया। मैं तो अब जाऊंगा ना तो तो सोसाइटी जब आपसे बात करता हूं तो मैं मुझे कोई भी मिल जाए। अब जाऊंगा ना सोसाइटी में गेट पे वो एंट्री करते हैं, तो गार्ड जो 4-5 गार्ड खड़े होते हैं ना, मैं उनको बताने लग जाता हूँ, गार्ड साहब ये हो रहा है, ये हो रहा है, घर पे साबुत जहरीला। किसी को भी टारगेट एक ही है, रोजाना एक घर या एक परिवार में हमें ये अवेयरनेस पहुंचानी। आपको भी कल से यही टारगेट आपका होना चाहिए और इसी टारगेट पे हमें अगले 40 दिन तक काम करना है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और अभी हम मिलते रहेंगे वीक में जरूर 2 दिन तो कंपल्सरी मिलेंगे। अभी कल मैं जा रहा हूँ, परसों मेरी आजमगढ़ मीटिंग है। अगर आपके कोई भी आजमगढ़ के नजदीक कोई हो तो आप आजमगढ़ में आप भेज सकते हैं। परसों फेसबुक पे कार्ड डले हुए, परसों मेरी आजमगढ़ में फिजिकल मीटिंग है और उससे नेक्स्ट डे मतलब 26 को आजमगढ़ है, 27 को बहराइच में है, लखनऊ के पास बहराइच। तो दोनों ही यूपी में दोनों जगह है। पे आपके कोई भी कॉन्टैक्ट हो फोन कीजिए और वहां पे फिजिकल मीटिंग में आप भेज सकते हैं 26 और 27 को। और 28 को मैं वापस आऊंगा, उसके बाद फिर से एक जूम मीटिंग अगला सेशन करते हैं और किसी नई बीमारी या नए विषय पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सुपर।